अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है चांद का दाग। नावल की राइटर हैं रुख चौधरी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत अपसेट लग रही हो। मिस इफ़त ने कापियाँ एक तरफ रखते हुए अस्मा की तरफ देखा, जो कुर्सी की पुर्ज से टेक लगाए उंगलियों के पोरों से पेशानी दबा रही थी। इफ़त के पूछने पर वो सीधी होकर बैठ गई। होना क्या है, वही रोज़ रोज़ की चख। शादी कर लो, अभी तो रिश्ते आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। एक बच्चे के बावजूद अच्छे रिश्ते तुम्हें मिल रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा करो। आज़ाब बनाकर रख दिया है लोगों ने मेरी बेवकी को। अस्मा का लहजा भीग गया। अस्मा, सच पूछो तो मैं भी तुमसे यही कहती हूँ कि पहाड़ से ज़िंदगी पड़ी है, मगर हुस्न की धूप बहुत जल्द ढल जाती है। तुम शादी कर डालो। इफ़त ने कहा तो वो चिढ़ गई। मैंने कब इनकार किया है शादी से? शादी तो मैं ज़रूर करूँगी, मगर बहुत अमीर कबीर आदमी से, जो मेरी नातमाम ख्वाहिशात भी पूरी करे और मेरे बेटे को भी ऐश करवाए। अस्मा के खूबसूरत चेहरे को इसकी सतही सोच ने आलूदा सा कर दिया। इफ़त इसे देखने लगी। लेकिन अब्दुल कदीर तो बेचारा गरीब सा आदमी था, इसके साथ तो तुम बड़ी खुश थीं। वो तो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकता था। इफ़त की बात पर अस्मा के चेहरे पर एक अजियतनाक सा साया गुजर गया। मोहब्बत और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है इफ़त। अब्दुल कदीर गरीब आदमी ज़रूर था, मगर मेरी मोहब्बत था। इसके साथ शादी करके मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं पछताई। मैं इसके साथ हर हाल में खुश थी। कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे पास गिनती के चंद जोड़े हैं, बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल रही है, या बच्चा किसी कमी की वजह से सिसक रहा है। अब्दुल कदीर गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अब तहफ़्फ़ुज़ मिले। अब ये तहफ़्फ़ुज़ दौलत से ही मिल सकती है। अस्मा ने खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इसकी बात पर गहरा सा सांस लेकर इफ़त क्लास लेने के लिए उठ खड़ी हुई तो अस्मा भी रजिस्टर उठाकर खड़ी हो गई। अस्मा का ताल्लुक मुतवस्सत तबके से था। 3 बहन भाई थे, ये सबसे छोटी थी। अब्दुल कदीर स्कूल में क्लर्क था। वो भी इंटर के बाद इसी स्कूल में मुलाजमत की गर्ज से गई थी, तो दोनों ही पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गए और फिर इस मोहब्बत का अख्ताम शादी पर हुआ। दोनों बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि एक रोज़ स्कूल से वापसी पर तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में इसकी मोटरसाइकिल आ गई और अस्मा को बेवगी की चादर ओढ़ा गई। एक मासूम बच्चा यतीमी की धूप में आ खड़ा हुआ। अस्मा को अब्दुल कदीर की जगह मुलाजमत दे दी गई थी तो ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी थी। 2 साल हो गए थे इसे ज़िंदगी से तन्हा लड़ते हुए। अब इसको एहसास हुआ था कि ज़िंदगी की ज़रूरियात क्या हैं। महज खाने पीने का नाम ही तो ज़िंदगी नहीं है। वो किसी पैसे वाले आदमी से शादी करना चाहती थी और इसकी दुआएं रंग ले आईं। वहीद और अस्मा के हालात एक जैसे थे। वहीद की बीवी एक बेटी और एक बेटा छोड़कर 2 साल कबल अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वहीद दुबई में मुलाजिम था और अस्मा के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता था कि इसके ख्वाब पूरे हो सकते थे। इसने रजामंदी दे दी, लेकिन अस्मा, मेरी कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? अस्मा ने इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। पहली शर्त तो ये कि तुम यहाँ पाकिस्तान में मेरे बच्चों के साथ रहोगी। इस पहली शर्त पर अस्मा ने चौंक कर इसे देखा। गोया पहला ख्वाब टूट गया। इसने सोचा था कि अपने बेटे असद को भी साथ ले जाएगी और इसका बेटा अच्छी तालीम हासिल करेगा। कुछ देर सोचती रही। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे ऐसा ही होगा। दूसरी शर्त खासी कड़ी है, मगर मैं ज़रा साफ गो और साफ दिल का आदमी हूँ। लगी लिपटी रखने का आदी नहीं हूँ। तुम्हें यह शर्त बहुत बुरी लगेगी, मगर मेरे अपने असूल हैं और मुझे अपने बच्चे बेहद अजीज़ हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई इनकी मोहब्बतों में आसाइशों में शरीक हो। लिहाजा शादी के बाद तुम्हारा बेटा अपने मामू के पास रहेगा, यहाँ मेरे घर और बच्चों के साथ नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम तमाम वक्त अपने बेटे पर तवज्जो दो और मेरे बच्चे अदम तवज्जोही का शिकार होकर किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं। बेटे से मिलने पर पाबंदी तो नहीं, मगर इतना भी नहीं कि तुम हर वक्त भाई के घर घुसी रहो। क्या तुम्हें मंजूर है अस्मा बेगम? वहीद ने अस्मा की आंखों में सोच के गहरे साए उतरते देखकर पूछा तो वो चौंक कर सीधी हो गई। कुछ देर बगौर वहीद को देखती रही। अपनी औलाद के लिए कितनी जगह होती है, मगर दूसरों की औलाद कहाँ खो गई अस्मा? कोई इतराज़ हो तो अभी बता दो, क्योंकि मैं लगी लिपटी रखने का कायल नहीं हूँ। मेरे तमाम फैसले आर पार पर ख़त्म होते हैं। वहीद ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर दम तोड़ गई। ख्वाबों के ख़रीदार भी कितने जालिम होते हैं। अगले की ज़िंदगी की खुशियों की ख्वाबों की कीमत बोली के लिए रखे माल की तरह लगाते हैं। मुझे सब कुछ तस्लीम करना है, क्योंकि मुझे असद को एक बाइज़्ज़त मकाम दिलाना है। इस माशरे में इसकी कोई ख्वाहिश तशना नहीं रहेगी। सब सोचने के बाद इसने कहा, मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूँगी वहीद कि अपना बेटा मुझे भी बेहद अजीज़ है, मगर आप फ़िक्र ना करें, वो ना तो माशी तौर पर आप पर बोझ बनेगा और ना। देखा, गलत मतलब निकाल लिया ना? भाई, तुम्हारा बेटा मेरा भी बेटा है।
मैं मौशी तौर पर इसे मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। और नहीं वहीद, मेरे भाई तो हरगिज़ ये बात गवारा नहीं करेंगे। वो इसको बेहद चाहते हैं, उन्होंने तो इसको अपना बेटा बनाया हुआ है, तभी तो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, वरना मैं इतनी जालिम हो सकती थी भला के बेटा छोड़कर। खैर आप फिक्र ना करें, हमारे दरमियान असद आएगा और ना ही मैं आपके बच्चों को सौतेलेपन का एहसास होने दूंगी। इसके लहजे में इतनी सच्चाई, इतना खलूस था कि वहीद खुश और पुरसुकून हो गया। वहीद अपने किसी दोस्त के साथ आया बैठा था और अंदर बातें हो रही थीं। एक लिहाज से वहीद भी तन्हा था, करीबी कोई रिश्तेदार नहीं था। इसका सब कुछ इसके दोनों बच्चे थे। अपने कमरे में गुमसुम बैठी वो माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। अब्दुल कदीर के बाद इसका सब कुछ असद था और इसी के हवाले से देखे गए ख्वाबों की तकमील के लिए इसने ये सब गवारा किया था। वरना तीर की तरह दिल में तराजू हो गया था इसका ये जुमला कि ये ना हो अपने बेटे में खोकर तुम मेरे बच्चों को नज़रअंदाज कर जाओ। अस्मा वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि इसे भाभी के आने का एहसास ही ना हुआ। अस्मा कहाँ गुम हो, अभी से ख्वाबों में खो गई हो। इसका शाना हिलाकर कहती हुई भाभी इसके करीब बैठ गईं, तो वो इन पर एक शाकी सी निगाह डालकर खिड़की के करीब जा खड़ी हुई। तंज कर रही हैं भाभी? इसके लहजे में गहरा दुख था। तंज तंज कैसा? भाई अस्मा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि दूसरी बार भी इतना अच्छा खूबरू और साहिब हैसियत बंदा मिल रहा है, और तुम खुश होने के बजाय मुंह लटकाए बैठी हो। ये तो खुल्लम खुल्ला नाशुक्री हुई। हाँ, शुक्र तो मैं वाकई अल्लाह ताला का बहुत अदा करती हूँ भाभी। मेरी एक ख्वाहिश है। वो क्या? वो ये कि असद को इस शादी का पता नहीं चलना चाहिए। अभी इसकी उम्र ही क्या है कि वो इन बातों को समझ सके। 4 साल का तो हुआ है मेरा बच्चा अभी। फिर क्या करेंगे? तुम इसे पास नहीं रखोगी? यहीं पर तो इस वहीद ने कमजोरी का मुजाहरा किया है। इस तरह इसके बच्चे इग्नोर होंगे ना? असमा ने बुरा मुंह बनाकर कहा। भाभी मुंह खोले इसे देख रही थी, क्योंकि अपने 4-5 बच्चों में इनको नंद का एक बच्चा खुल रहा था और असमा सब समझ रही थी। आप फिक्र न करें, मेरा असद अपनी खाला के पास लाहौर में रहेगा, वहीं पढ़ेगा। लाहौर में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? इसलिए कि यहाँ आप हैं जो इसको रखना पसंद नहीं करेंगी। भाभी का मुंह बन गया, मगर अस्मा ने बात जारी रखते हुए फिर कहा, और यहाँ मैं हूँ जो चाहते हुए भी इसको अपने पास नहीं रख सकूंगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि असद को आपा के पास रखा जाए और मैं कभी कभी जाकर इससे मिल आया करूँगी। असद को कभी भी शादी का पता नहीं चलना चाहिए और असद को यही बताया जाएगा कि मैं जॉब करती हूँ। बस इसे किसी सूरत भी मेरी शादी का इल्म नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकेगा अस्मा? जब तक असद छोटा है इस वक्त तक मुमकिन भी है, मगर जब जवान हो जाएगा इसको पता चलेगा तो तुम क्या जवाब दे पाओगी? देखो, सोच समझ कर कदम उठाना। भाभी की बात में इतना वजन था कि अस्मा की सोच दब कर रह गई, मगर फिर इसकी आंखों में चमक उभर आई। आप बात की फिक्र न करें, बात की बाद में देखी जाएगी। अस्मा के लहजे में इरादों की मजबूती थी और आंखों में आने वाले दिनों की चमक। बस आप ही ये एहसान होगा आप लोगों का मुझ पर। कैसी बातें करती हो अस्मा तुम? असद मुझे भी इतना ही प्यारा है जितना तुम्हें। जैसे बाकी बच्चे हैं वैसा ही ये है, बल्कि इनसे ज़्यादा है हमारे लिए। आप ही शाकिर भाई को तो कोई एतराज़ नहीं होगा? जी नहीं, शाकिर भाई को कतई कोई एतराज़ नहीं है एक बच्चे को पास रखने में। शाकिर साहब ने पीछे से कहा तो अस्मा एकदम चौंक गई, क्योंकि शाकिर साहब ने इस जुमले को पकड़ लिया था। वो अब शर्मिंदा सी लग रही थी। अरे भाई, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। जहाँ और ज़िंदगी के मामलात अल्लाह निपटा रहा है, वहाँ एक बच्चा हम पर बार कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो इसके बारे में। नेक ख्वाहिशात के साथ सुधारो। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, लेकिन मैं असद का खर्च भेजती रहूँगी। अब की है ना तुमने लड़ाई वाली बात, कोई खर्च वर्च नहीं भेजोगी तुम। आराम से रहो अपने घर में, बहुत दिया है अल्लाह ने। बहन बहनोई की मोहब्बत ने इसे पुरसुकून कर दिया। वो अब असद को लिपटाए बैठी थी। वो अपनी प्यारी अम्मी से जुदा होने को कतई तैयार नहीं था। मैं आपके साथ जाऊंगा अम्मी। बेटा, अम्मी की ट्रांसफ़र हो गई है ना, तो अब अम्मी को घर के बजाय हॉस्टल में रहना पड़ेगा। वहाँ तो बच्चों को रखने की इजाज़त नहीं है ना? जान, ये तो आपकी खाला का घर है, कितना चाहते हैं आपको, है ना? और फिर मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी। इसने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। बस मेरा चांद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, है ना? आप खूब मेहनत से दिल लगाकर पढ़ना ताकि माँ खुश हो जाए। पढ़ोगे ना? जी पढ़ूंगा। जीता रहे मेरा चांद। ये हुई ना बात। इसने फरते मोहब्बत से असद को साथ लगा लिया। अस्मा एक बार फिर दुल्हन के रूप में हिजला अरूसी में बैठी थी, मगर कितना मुख्तलिफ था ये सब। एक वक्त आंखों में नए अनोखे ख्वाब थे। अब्दुल कदीर मोहब्बत के रूप में इसके सामने था और अब समझौते का सफ़र था। वहीद अपने दोनों बच्चों समेत कमरे में आया तो वह सीधी होकर बैठ गई। इसकी बेटी और बेटा जुड़वा थे, मगर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेटा रुहेल बहुत खूबसूरत था,
चौड़ी पेशानी, रोशन आंखें, खिलता हुआ रंग वहीद से बहुत ज़्यादा मुशाबिया था, जबकि बेटी सदफ इसके उलट थी। टांग में लंग भी था जो चलने में नुमाया होता था। ऊपर से रंगत गहरी सांवली, अलबत्ता चेहरे पे इतना नमक ज़रूर था कि सबको अच्छी लगती थी, मगर अस्मा बेगम को तो एक आंख नहीं भाई थी सदफ। ऐसे होते हैं सदफ, गहरी शाम की तरह धुंधले और स्याह दागदार। इसने नफरत भरी निगाह सदफ पर डाली। दोनों बच्चे इसके बेटे असद की उम्र के थे। वहीद कुछ देर चुप रहा, फिर इसने दोनों को उठाकर अस्मा की गोद में डाल दिया। बेटा, ये आप दोनों की अम्मी है। अम्मी, दोनों एक साथ बोले और एक बार फिर हैरत से इसे तकने लगे, मगर अब नज़रों में अपनायत और मोहब्बत थी। जी हाँ अम्मी। भाई, आप लोग अकेले रहते थे ना दूसरों के पास, अब अल्लाह ने आपको अम्मी दे दी है। ये आपके पास रहेंगी और आपका ख्याल रखेंगी, ठीक है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं। एहसास का पहला लम्स जो बच्चा महसूस करता है वो माँ की मोहब्बत का एहसास होता है, और ये बदनसीब तो इस एहसास की लज्जत से नाशना थे। एक नई औरत को माँ के रूप में देखकर बेहद खुश हुए थे। इस तारुफ पर दोनों मुस्कुरा दिए और अपने नन्हे मुन्ने हाथ आगे बढ़ा दिए। अस्मा ने एक साथ दोनों को साथ लगाकर प्यार कर लिया तो ढेर सारा इत्मीनान वहीद के दिल में उतर गया। वहीद इससे बच्चों की बातें करता रहा। अस्मा को बोरियत होने लगी थी, ताहम वो बज़ाहिर बड़ी दिलचस्पी से सुनती रही। बच्चे अपनी नई अम्मी की गोद में सर रखे बेफिक्री से सो रहे थे। वहीद ने प्यार से सदफ को अपनी गोद में उठाकर प्यार करते हुए अस्मा को देखा। तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? मैं बातों की नहीं, अमल की कायल हूँ। मैं आपके दिल की सल्तनत पर काबिज होकर आपकी बातों का जवाब दूंगी। फिलहाल तो मैं सदफ का फ्रॉक चेंज कर दूं, इसका लॉस्टिक तंग लग रहा है। देखिए तो कैसे बच्ची के बाजू पर खून जमा हो गया है। फिर वहीद ने रोहेल को एक तरफ लेटाया। अस्मा ने सदफ की फ़्रॉक बदल दी। वो इस वक्त ये तमाम अमूर अंजाम देती वहीद को बेहद अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह, रोहेल बहुत प्यारा है, अस्मा ने रोहेल को प्यार करते हुए कहा। रोहेल से अस्मा को फितरी सा लगाव महसूस हो रहा था। शायद इसमें इसको अपने बेटे असद की झलक नज़र आ रही थी, और इस वक्त इसे असद बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। और मेरी बेटी प्यारी नहीं? वहीद ने ज़रा सा शिकवा किया। ये कहाँ दर्ज है कि अगर बेटे को प्यारा कह दिया तो बेटी बदसूरत हो जाती है? नहीं, ये बात नहीं है अस्मा। दरअसल सदफ़ के पाँव की माजूरी की वजह से मैं बेहद फ़िक्रमंद रहता हूँ। लड़की ज़ात है, कल को शादी भी करनी है। अल्लाह बेहतर करने वाला है वहीद। अल्लाह हमारी बच्ची की किस्मत अच्छी करे। हाँ, अल्लाह करे। अस्मा, तुम्हें रोहेल के मुकाबले में इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसको किसी महरूमी का एहसास ना हो। आप फ़िक्र ही ना करें जनाब, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म और मेरी शुरू। और ये अब आपके नहीं मेरे बच्चे हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ, वो तुम्हारा बेटा असद कहाँ था? वो तो नज़र नहीं आया। एक टीस सी अस्मा के दिल में उठी। चेहरे पर तारीकी छा गई, लहजा मुरझा गया। हाँ, मैं इसे आप ही के पास लाहौर छोड़ आई थी। अच्छा। वहीद उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा, कपड़े निकाले, फिर इसके करीब आ बैठा। ये तुमने बड़ी अक्लमंदी की है, बल्कि इसे आप ही के पास रहने दो। इसका खर्च वगैरह, वो यतीम ज़रूर है वहीद, लावारिस नहीं है। आप ही और शाकिर भाई इसे अपने बच्चों से ज़्यादा चाहते हैं, और इन्होंने मुझे भी मना कर दिया था कि असद का खर्च ना दूँ। अस्मा के लहजे में खासी नागवारी और गुस्सा था। अरे तुम खफा हो गई? अरे भाई, मैंने तो यूं ही कह दिया था, अगर तुम्हें गवारा नहीं तो ना सही। इस मामले में वहीद भी खासी कंजूसी का सबूत दे रहा था। इसने एक शाकी निगाह इस पर डाली और बेशुमार आंसू अंदर कहीं गिरने लगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अस्मा एक मिसाली बीवी और मां साबित हो रही थी, और वहीद यही तो चाहता था कि जो औरत इसके घर में आए वो अपनी मोहब्बत और वफा से घर को जन्नत बना दे। और अस्मा ने भी इतने अरसे में ये महसूस कर लिया था कि इसके दिल की सल्तनत सिर्फ इसके बच्चों से मोहब्बत करके ही फतह की जा सकती है। गो के बहैसियत शोहर भी वो बेहतरीन शोहर साबित हुआ था, मगर बच्चों के मामले में वो जुनूनी था, और इसका अंदाज़ा अस्मा को खूब अच्छी तरह हो गया था। तभी तो वो बच्चों पर जान देती थी। वो चालाकी की हद तक होशियार और समझदार औरत थी। वो अपने रिवायती रिश्ते की रिवायती जलन को बड़ी खूबसूरती से छुपा जाती थी। रोहेल तो खैर से बुरा नहीं लगता था, मगर सदफ से न जाने क्यों इसे चिढ़ थी। इसकी सांवली मगर भोली सूरत से इससे नफरत थी, और अपने कमज़ोर जिस्म के साथ जब वो पाँव लटका कर चलती तो अस्मा की जान जल जाती, और इसका जी चाहता इसका ये पाँव ही काट डाले। मगर क्या मकाम ज़ब्त था कि अंदरूनी एहसासात और जज्बात को छुपाकर इसे सदफ़ को चूमना चाटना पड़ता था। मगर कितनी अजीब बात थी कि सदफ़ अस्मत से बेहद प्यार करती थी। वो असद को याद करके रोती तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से झट इसके आंसू साफ कर देती, इसके दुपट्टे का कोना थामे घूमती रहती। इन दिनों इसे असद बेहद याद आ रहा था। हर वक्त इसकी तस्वीर नज़रों में घूमती रहती।
वो चिड़चिड़ी हो रही थी। इस वक्त भी वो उलझी हुई काम कर रही थी और सदफ ने हस्बे आदत इसके दुपट्टे का कोना थाम रखा था। अस्मा को शदीद गुस्सा आया। वो इस पर हाथ तो नहीं उठा सकती थी, मगर एक झटके से आंचल इसके हाथ से छुड़ाया। क्या मुसीबत है। कमज़ोर सी सदफ इस झटके को सहार न सकी और गिर पड़ी। इसका सर मेज से जा टकराया और माथे से खून का फवारा बह निकला। घबराहट तो इसे हुई, मगर एक सुकून भी मिला। इसी वक्त वहीद आया तो वो इसे गोद में बिठाकर वावेला मचाने लगी। हाय मेरी बच्ची वहीद, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? का क्या हुआ है सदफ को? सदफ सदफ। वहीद तो दीवाना सा हो गया था। फिर इसी वक्त इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसके मासूम चेहरे पर एक और दाग पड़ गया। इसकी पेशानी पर जख्म गहरा आने की वजह से टांके भी ज़्यादा लगे थे। अब सदफ की हालत काफ़ी बेहतर थी, मगर वहीद का गुस्सा बाकी था। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है अस्मा बेगम। वहीद, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं बच्चों से और बच्चे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी आप मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं। वो सदफ को गोद में लिटाए सूप पिलाते हुए कह रही थी। इसने तुम्हारा आंचल पकड़ा, तुमने आंचल झटक कर इसे गिरा दिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारा आंचल थामे रखती है। तो फिर तुमने ये कैसे जान लिया कि दुपट्टा किसी कील वगैरह में उलझ गया है? तुमने ये सब जानबूझकर किया है और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वहीद इस वक्त बहुत गुस्से में था। गो कि हकीकत तो यही थी कि इसने जानकर ऐसा किया था, मगर वो अपना दिफा करना अच्छी तरह जानती थी। वहीद, आप गलत समझ रहे हैं। अस्मा रोने लगी। इसी वक्त सदफ की आंख खुल गई। वो तड़प कर अस्मा की गोद में आन बैठी। अम्मी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप क्यों रो रही हैं? आप रोएंगी तो मैं भी रोने लगूंगी। और फिर सदफ बाकायदा रोने लगी। बेटी के रोने से वहीद तड़प उठा। इसने सदफ को गले से लगा लिया। आप अम्मी को नहीं डांटें अब्बू। सदफ की बात पर इसने पलटकर अस्मा को देखा, जिसका चेहरा बारिश में धुले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। तौबा है हमारी जनाब, जो आइंदा आपकी अम्मी को डांटे। ये देखे जनाब, बंदा माफ़ी का ख्वास्तगार है। वहीद ने दोनों कान पकड़े और रूठी हुई अस्मा के सामने अकड़ू बैठ गया। इसने भीगी आंखों से एक नज़र इस पर डाली, फिर दूसरी नज़र सदफ पर डाली, जो खुश होकर बाप को देख रही थी। जाइए, अपनी बेटी के कहने पर मैंने आपको माफ़ किया। अस्मा ने सदफ को उठाकर गोद में बिठा लिया। ज़िंदगी की गाड़ी चल तो पड़ी थी और दोनों फरीकीन एक दूसरे की तरफ से खुश और मुतमईन थे। ख़ास तौर पर वहीद बेहद खुश और मुतमईन था, मगर अस्मा के अंदर तो एक आग सी लगी हुई थी। असद से दूरी की जुदाई की वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती। इसे एक नज़र देखने के लिए इसकी आंखें तरस गई थीं, मगर यह सब इसे बर्दाश्त करना था, असद के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए। वहीद अपनी छुट्टियों से ज़्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजार चुका था, मगर इस बार वतन ने खुशियों से इसका दामन भर दिया था कि वापस जाने को जी भी नहीं चाह रहा था। अस्मा जैसी शरीक हयात पाकर वो बेहद खुश और मुतमईन था। सच, अस्मा वापस जाने को जी नहीं चाहता। सामान पैक करते करते वो बेदिल सा होकर बैठ गया। तो ना जाए ना, अल्लाह ने इतना तो दे रखा है, यहीं कोई बिजनेस कर लें, अस्मा ने कहा। वरना हकीकतन तो वो इसके जाने की घड़ियां शुमार कर रही थी। ऐसा हो नहीं सकता ना, बहुत काम है अभी। वैसे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अब मैं बहुत खुश और मुतमईन होकर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे तुम्हारी ममता, तुम्हारी मोहब्बत की पनाहों में रहेंगे। बस आप बोलते ही जाएंगे या बताएंगे ये शर्त रखूँ या नहीं। अस्मा ने इसकी बात काट दी, मगर मुसलसल कई दिनों से वह ऐसी बातें सुन सुनकर उकता चुकी थी। मेरे बच्चे, मेरी सदफ, मेरा रुहेल, ख्याल रखना, ये वो। तुम इतनी तंग आ चुकी हो मुझसे तो ठीक है, मैं भी अब 4 साल बाद आऊँगा। क्या मतलब? अस्मा चौंक कर मुड़ी। भाई, मैं नहीं आया करूँगा, बल्कि तुम लोगों को अपने पास बुला लिया करूँगा। इस तरह मेरे साथ तुम लोग भी दुनिया देख लेना, कैसा है? वहीद दांत तलब नज़रों से देख रहा था कि वो बहुत खुश होगी बाहर जाने का सुनकर, मगर कुछ देर इसकी आंखों में खुशी की कंदीलें रोशन हुई, फिर एकदम बुझ गईं असद के ख्याल से। बहुत अच्छा है, पर बताएं, और तो कुछ नहीं रखना आपने इसमें? नहीं, लॉक कर दो अब। रुखसत होते हुए वही जज्बाती हो रहा था। बच्चे भी रात से अफसरदा हो रहे थे। अलबत्ता अस्मा इसके जाने के बाद के प्रोग्राम तरतीब दे रही थी। रोहेल, सदफ बेटा, अम्मी को तंग नहीं करना, कहना मानना, ओके? वो दोनों बच्चों को गोद में बिठाए समझा रहा था और वो सर हिला हिलाकर अपनी फर्माबरदारी का यकीन दिला रहे थे। वहीद के चले जाने के बाद अस्मा को लगा जैसे वो हब्स पे जा से आज़ाद हो गई हो। इस रात इसने कोई काम नहीं किया, खाना भी नहीं पकाया, बच्चों को बिस्किट वगैरह देकर टाल दिया। दोनों बच्चे इतने अच्छे और फर्माबरदार थे कि वो चाहते हुए भी इनके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकती थी। और बच्चे, जिन्होंने अब तक माँ का नाम और उसके वजूद से महरूमी देखी थी, अचानक अस्मा को माँ के खूबसूरत सरापे में ढले देखकर खुश हो गए और मकनातीसी अंदाज में इसके अंदाज में ढलते चले गए।
आज अस्मा ने असद के लिए शॉपिंग करने जाना था। वो रोहेल को समझा रही थी। देखो बेटा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ठीक है। देखो रोहेल बेटा, अब्बू का फ़ोन आए तो अब्बू से कहना अम्मी डॉक्टर के पास गई हैं। वो इसे समझा रही थी। रोहेल ने मोतबर होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का अहद किया। और फिर अस्मा ने क्या कुछ नहीं ख़रीदा असद के लिए। इसका बस चलता तो सारा बाजार उठाकर इसके लिए ले जाती। वो वापस आई तो वहीद का फ़ोन आया हुआ था। इसने भाग कर रोहेल से रिसीवर लिया। क्या हो गया बेगम साहिबा, हमारी जुदाई ने बीमार कर दिया है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वहीद के इस जुमले ने रोहेल पर एतमाद की मोहर सख्त कर दी कि लड़का काबिल एतमाद है। जी बस फ्लू हो रहा था। आप तो ठीक है ना? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। अपना ख्याल रखा करो। ओके सदफ को ढेरों प्यार करना। अब मैं 2 माह तक फ़ोन नहीं कर सकूँगा। हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो सहराई इलाके में है। तुम परेशान न होना। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। रिसीवर रख कर इसने ढेर सारी शॉपिंग को देखा और फिर बच्चों को देखा। वो शायद इस खुशफहमी में थे कि शॉपिंग के इतने डब्बों में कुछ तो इनका होगा। अब दोनों ने खाना खा लिया है? जी अम्मी। हूँ तो फिर पढ़ो जाकर और सो जाओ। इंतहाई रूखे लहजे में कहकर वो उठकर सामान देखने लगी। असद के ढेर सारी चीज़ें और कपड़े थे। जाते जाते रोहेल की नज़र एक शर्ट पर पड़ी। वो लपका, अम्मी ये मेरी है ना? कितनी खूबसूरत है। ख्वामखा तुम्हारी है। ढेरों के हिसाब से चीज़ें और कपड़े हैं, मगर नीयत नहीं भरती है तुम लोगों की। इस वक्त वो खालिस्तान असद की माँ थी। इसने हिकारत से रोहेल के हाथ से शर्ट छीन ली। अम्मी तो फिर किसकी है? सदफ ने इस्तफसार किया तो अस्मा इससे घूरने लगी। इसे लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। इसने इनको असद के बारे में नहीं बताया था। देखो, हर बात बताना ज़रूरी नहीं होता। तुम जाकर पढ़ो, मैं थोड़ी देर में दूध लेकर आऊँगी। दोनों मासूम बच्चे इस ड्रामे को समझे बगैर एक दूसरे को देखते अपने कमरे की तरफ चल दिए। वो असद के पास जाना चाहती थी कि ये दोनों बच्चे मसला बने हुए थे। इस मसले के हल के लिए वो अपने भाई के यहाँ पहुँच गई। सिर्फ चंद रोज़ की तो बात है भाभी, मासूम बच्चे हैं और सुलझे हुए इस कदर के। इसकी बेतुकी बात पर भाभी उलझी हुई थी। ओहो, इस बात से किसको इनकार है? ले जाओ ना इन्हें साथ लाहौर, ज़रा घूम फिर लेंगे। आप जानती हैं मैं असद को कुछ भी बताना नहीं चाहती। मेरे साथ ये जाएंगे तो वो पूछेगा नहीं कि कौन है ये। अस्मा, न जाने तुम ये फजूल बातें क्यों कर रही हो। असद को शादी का ना पता चले, असद को बच्चों का पता ना चले, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। भाभी के इस अंदाज पर वो सुलग उठी। ढेरों आंसू चेहरे पर फैल गए। ठीक है, ना रखे, मैं इनको इफ़त के हाथ छोड़ जाऊंगी। भाभी को मालूम था वो जितनी हट दरम और ज़िद्दी है वो कर भी गुजरेगी, फिर इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ, बदनाम करो अब सारे में। हमें भी 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है इन मासूमों की। ले आना कल। अंदाज तो भाभी का खासा बुरा था, मगर वो असद के लिए इतनी बेचैन और बेकरार थी कि सब कुछ बर्दाश्त कर गई। बेटा, वो आप लोगों के मामू मामी का घर है ना? इतना तो प्यार करते हैं वो आप दोनों से। अब वो दोनों बच्चों को समझा रही थी। करते तो हैं अम्मी, मगर आप लाहौर क्यों जा रही हैं? हमें भी ले जाए ना। दोनों की आंखों में अम्मी की जुदाई के मोटे मोटे आंसू झिलमिला रहे थे। बेटा मेरे चांद, रोहेल, मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। 1 हफ्ते की तो बात है, आ जाऊँगी। अच्छा, क्या लेकर आऊँ आप दोनों के लिए? अपनी मोहब्बत के उलझाव में फंसा लेने का फ़न तो बखूबी जानती थी। बच्चे भी ना चाहते हुए मान गए। असद ने माँ की लाई हुई किसी चीज़ को नहीं देखा था, बस इससे लिपटा रोए जा रहा था। दोनों माँ बेटा इस वक्त सारी दुनिया को भुलाए हुए थे। अम्मी, आप छोड़ दें ये जॉब, मेरे पास आ जाएं या मुझको पास बुला लें। असद की सिसकियाँ इसके ज़ख्मों पर नमक पाशी का काम कर रही थीं। मेरी जान, मैंने जॉब की ही तुम्हारी खातिर है, तुम्हारे अच्छे और कामयाब मुस्तकबिल के लिए। मैं ये जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ और ना तुम्हें साथ ले जा सकती हूँ। तुम्हारी ये माँ कितनी मजबूर है तुमको अंदाज़ा नहीं जान। वो इसे लिपटाए शिद्दतों से रोती रही। आसिया आपी, मैं असद को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहती हूँ और इस मकसद के लिए मैं इसे मरी भेज रही हूँ। अस्मा ने कहा तो आसिया को शौक लगा। क्या अस्मा, तुम जानती हो कितने अखराजात होंगे? और मैं ये बात वाज़िया कर दूँ, इस सिलसिले में मैं आप लोगों को कतई तकलीफ़ नहीं दूंगी। आप लोग फ़िक्रमंद ना हो। तौबा है अस्मा, तुम तो लम्हों में बदलिहाज हो जाती हो। हमने कभी मुंह मोड़ा किसी बात से? अस्मा को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ तो वो उठकर बहन के साथ जा लगी और सिसक पड़ी। आप ही अब्दुल कदीर के बाद मेरी खुशियों का वाहिद मरकज़ असद है और मैं इसकी खातिर सब कुछ कर रही हूँ। मुझे आपकी मोहब्बतों का एहसास है। अगर कभी तल्ख हो जाती हूँ तो माफ़ कर दिया करें। ठीक है अस्मा, मगर ख्याल रखना कि असद अगर बिन बाप का बच्चा है तो वो दोनों बिन माँ के बच्चे हैं। इनकी हक तलफी ना हो। बाजी, आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अस्मा अपने बेटे असद की खुशियों को खोजने के मिशन पर निकली थी। इसने तमाम मालूमात करा रखी थी। इसने अपना तमाम जेवर बेचकर इसके इब्तदाई अखराजात का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। असद को स्कूल बहुत पसंद आया था। अम्मी, ये जगह, ये स्कूल कितना खूबसूरत है। असद हॉस्टल के लॉन में बैठा कह रहा था। इसने इसे गोद में बिठाकर प्यार कर लिया। बेटा, अब तुम यहीं रहोगे। सुबह जहाँ हम गए थे वो आपका स्कूल है।
और ये आपका हॉस्टल है और आप यहाँ रहोगे, और बेटा आपने खूब खूब दिल लगाकर पढ़ना है, ओके। असद को हॉस्टल और स्कूल में सेट कर लेने के बाद वो खुश और मुतमईन ज़रूर थी, मगर इसे तन तनहा छोड़ते हुए दिल छोटा हो रहा था। असद भी बहुत उदास था, मगर बाज़ औक़ात इंसान को बहुत कुछ ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है। वो इसे ढेरों तसल्लियाँ देकर ख़ुद को बहलाती लौट आई। अस्मा वापस आई तो भाई भाभी का मूड बहुत ऑफ था। बच्चे भी सहमे हुए थे। इसे देखकर दोनों इससे लिपट कर बुरी तरह रो दिए। ये क्या कर रही हो तुम अस्मा? जिनके बाप की कमाई को तुम यूँ लुटा रही हो अपने बेटे पर, इस शख्स के बच्चों को यूँ इग्नोर कर रही हो। 1 महीना हो गया तुम्हें गए हुए, और तुमने पलट कर इन मासूमों की खबर नहीं ली। ये कहाँ का इंसाफ है कि अपने बेटे को तुम रोज़ फ़ोन किया करती थी और इनकी खबर तक न ली, इसलिए कि ये किसी और के बच्चे हैं। इनकी माँ ज़िंदा होती तो शायद तुम अपने बेटे को इतने ऐश ना करा सकती। खालिद भाई ने इसकी खबर ली तो वो गुस्से में आ गई। बस करें खालिद भाई, मैं सब जानती हूँ। आपको गुस्सा किस बात पर है? 4 दिन बच्चों को खिलाना क्या पड़ गया? नहीं लाऊंगी आइंदा इन बच्चों को यहाँ, और प्लीज़ आइंदा मेरे असद के लिए कोई कुछ न कहे। वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई। बच्चे तो सहमे हुए थे, इससे किसी किस्म का इस्तफसार भी नहीं कर सके। वो एक तो अपनी अम्मी को चाहते बहुत थे, दूसरे इसके रोब में थे। जो वह कहती मशीनी अंदाज में बजा लाते चले जाते। ज़िंदगी की गाड़ी अब मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। इसने असद को अच्छी जगह रखने और पढ़ाने के लिए खर्च बहुत कम कर दिया था। वहीद अच्छी खासी रकम भेजता था। इसने समझदारी का सबूत देते हुए बचत कर करके असद पर उठने वाले अखराजात पर सर्फ होने वाली रकम को पूरा कर लिया, और अपने ज़ेवरात भी दोबारा बना लिए। बच्चे बेचारे एक तो थे ही छोटे, दूसरे इसकी मोहब्बत के आसीर थे। इसके तमाम ख्वाब पूरे हो रहे थे। वो अपनी खुदगर्जी में इतनी मदहोश हो चुकी थी कि वहीद जब बच्चों के लिए सामान भेजता, वो कमाल होशियारी से रुहेल की आधी चीज़ें असद के लिए निकाल लेती, या बाज़ औक़ात तो सारी चीज़ें ही असद के लिए रख छोड़ती। वहीद ने रुहेल की फरमाइश पर घड़ी भेजी थी, वो इसने खामोशी से असद के लिए छुपा ली। रुहेल ने पूछा तो बहाना बना दिया कि तुम्हारे अब्बू का हाथ तंग है, अभी वो ये चीज़ें नहीं भेज सकते। वाओ अम्मी, कितनी खूबसूरत और कीमती घड़ी है। हाँ, मगर तुमसे ज़्यादा तो नहीं, वो मोहब्बत से बोली। 1-2 रोज़ बाद वो असद के पास पहुंच गई थी। सदफ़ और रुहेल हस्बे मामूल भाई के घर पर थे। कितनी मेहनत करती हैं आप मेरी खातिर। मैं भी बस किसी काबिल हो जाऊं तो आपको अपनी जान के साथ लगा कर रखूँगा। आप मेरी खातिर इतनी कुर्बानियाँ दे रही हैं तो मेरी जान, तुम बस बेफ़िक्री से पढ़ो, ऐश करो। मैं क्या करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं। अम्मी, ये घड़ी बहुत अच्छी और कीमती है। आपको पता है, बहुत से लड़के बहुत इम्प्रेस हैं मुझसे, पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ से ये चीज़ें लाती है। थैंक यू अम्मी। असद वाकई अपनी माँ का ममनू हो जाता। तुम सलामत रहो, खुश रहो मेरे बच्चे। अच्छा बताओ, तुम्हें पैसे कितने चाहिए? अम्मी, पैसे तो मेरे पास पहले भी बहुत पड़े हुए हैं, आप अपने पास रहने दें। अपने पास क्यों मेरे जान, ये पैसे रखो। अच्छा, मैं जमा कर लेता हूँ बाइक के लिए। बाइक? बेटा तुम्हें बाइक चाहिए? जी अम्मी, देखिए न कितना बड़ा हो गया हूँ। वो कद निकालते हुए अपने खुबरू बेटे को देखकर खुश हो गई। नहीं चंदा, अभी नहीं, जब तुम किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाओगे तो फिर बाइक नहीं, गाड़ी खरीद दूंगी। ठीक है अम्मी, जैसा आप मुनासिब समझे वैसा करें। मेरा बच्चा कितना समझदार है। आसमा ने इसे साथ लगा लिया। ज़िंदगी इसी रूटीन की तरह गुजर रही थी। अब तो वहीद हर साल खुद भी आता और इनको भी बुलाता। अस्मा के किरदार ने इसे दीवाना बना लिया था। जिस शख्स के बच्चे अपनी माँ से जान देने की हद तक मोहब्बत करते हों, और वो भी इनको इतना चाहती हो, तो इस शख्स को और क्या चाहिए। वो इस पर अंधा एतमाद करने लगा था, और वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। वो दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ की मोहब्बत के इस हद तक असीर हो गए थे कि वो खुल्लम खल्ला ज़्यादती भी कर जाती तो इनको खबर ना होती। अस्मा असद का खर्च निकालने के लिए घर में तंगी कर लेती। अगर इन दोनों को ज़रूरत पड़ जाती तो बहाना बनाकर टाल देती। अम्मी, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। रुहेल अस्मा के पास तेज़ी से भागता हुआ आया। क्यों भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई? वो अलमारी को लॉक करके पलटी। अम्मी, वो दरअसल बाइक के लिए पैसे जमा कर रखे थे। 10,000 कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ आप दे दें। यूनिवर्सिटी आने जाने में प्रॉब्लम होता है। मेरे पास कहाँ है पैसे चंदा? तुम्हारे अब्बू अब वाइंड अप करके आने वाले हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ रकम घर बनाने के लिए रखी जाए, और फिर तुम लोगों की तालीम है, शादियां हैं, ढेरों मसाइल हैं जिन पर बहुत अखराजात उठेंगे। दूसरे, अगर बहुत ज़रूरत है तो अपने अब्बू को लिख भेजो। वैसे वो भी खासे परेशान हैं, वहाँ के हालात भी तो अच्छे नहीं। वो इन दलाइल की आड़ में वो रकम छुपा गई जो इसने असद की गाड़ी के लिए छुपा कर रखी थी। रोहेल बेचारा दिल महसूस कर रह गया, कितनी सस्ती बाइक मिल रही थी। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं फिर ले लूँगा। इस बार जब वो छुट्टियों में असद के पास गई तो इससे छोटी गाड़ी सुजुकी ख़रीद दी। असद बेहद खुश था। इस रोज़ माँ बेटा खूब घूमे फिरे, शॉपिंग की। ये सब करते हुए वो ज़रा भी तो अफसरदा नहीं होती थी। ज़रा भी तो इन मासूम बच्चों के साथ हक तलफ़ी का ख्याल नहीं आता था। वो तो बस असद की खुशियों में दुनिया व आखिरत का एहसास भुलाए बैठी थी। असद इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। बहुत खूबरू जवान निकला था।
अस्मा तो उसको छू कर गुजरने वाली हवा की बलाएं लेती थी। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? माँ को मुस्तकिल अपनी तरफ देखते पाकर असद ने पूछा। मैं तुम्हें कामयाबी की जिस मंजिल पर देखना चाहती थी, खुदा ने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया है। बस अब तुम्हें कोई जॉब मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए चांद सी लड़की तलाश करूंगी। इसके बेलहाना मोहब्बत पर वो हंस पड़ा। फिर इसको दोनों हाथ थामकर नरमी से बोला, अम्मी, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के लिए चांद से दुल्हन लाए। अम्मी, दाग तो चांद में भी होता है, और अगर कुदरत ने मेरी किस्मत में भी ऐसी कोई लड़की लिखी हुई तो क्या करेंगी आप? असद माँ को छेड़ रहा था। वो बुरी तरह खफा हो गई। वो तो अपने शहजादे जैसे बेटे के लिए किसी शहजादी के ख्वाब देखा करती थी। असद ने इसे बेमज़ा कर दिया था। खबरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी फजूल बकवास की हो तो बात नहीं करूँगी तुमसे। ओके ओके मॉम, आइंदा नहीं करूँगा। सॉरी। यूँ भी मेरा जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अम्मी, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया तो देखिएगा आपका बेटा मुल्क के लिए कितना अहम हो जाएगा। इंशाल्लाह जब मेरे इंटरव्यूज़ आया करेंगे तो मैं कहा करूँगा कि जी, ये सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने अनथक मेहनत की, खुद जॉब करके मुझे इतने अच्छे और महंगे इंस्टीट्यूट में तालीम दिलवाई। असद शोखी से यूं बोल रहा था जैसे वाकई कोई इंटरव्यू के लिए इसके सामने माइक लिए खड़ा हो। इसकी बातों से अस्मा का सर झुकता चला गया। वो ये सोच रही थी कि काश इसने वाकई मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया होता, इस मकसद के लिए दूसरे शोहर का सहारा न लिया होता। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। अम्मी, मामू जान वगैरह का क्या हाल है? एक अरसा हो गया है इनसे मिले हुए। अस्मा नहीं चाहती थी कि असद मामू के यहाँ जाए, क्योंकि वहाँ रुहेल और सदफ अक्सर जाते रहते थे। अगर ये भी गया तो कहीं आमना सामना हो गया तो क्या होगा? हाँ बेटा, सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। तुम्हें कैसे ख्याल आया? लीजिए और सुनिए, मामू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खुद तो वो कई बार आकर मिल चुके हैं, मगर मैं ही नहीं गया। अच्छा भाई यहाँ आते रहे हैं? अस्मा को गोया शौक सा लगा था। कोई एक बार, कई बार, मगर तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। आपसे मिलने के बाद तो मुझे अपना होश नहीं रहता, तो किसी और के बारे में क्या बताता। एनीवे, अब एग्ज़ाम्स के बाद इन्हीं के यहाँ जाऊँगा। और हाँ, आप हॉस्टल में हैं अभी तक या मामू के यहाँ रहती हैं? ये आज असद को क्या हो गया था? माँ पर हमले किए जा रहा था। मैं, हाँ, वो नई हॉस्टल में रहती हूँ। बड़ी आसानी रहती है ऑफिस जाने आने में। अस्मा सोचों में घिरी उठ खड़ी हुई। इस बार जब से अस्मा असद से मिलकर आई थी, खोई खोई सी थी। दो बातों की परेशानी से डसती रहती। अगर किसी रोज़ अचानक असद मामू के घर आ गया और ये लोग भी मौजूद हुए, किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो बुढ़ापे के इस मोड़ पर वो किस तरह एतराफ़ कर पाएगी कि वो शादी कर चुकी है? और उफ मेरे खुदा, क्या होगा? वो घबराकर फ़ौरन बाहर आ गई। सामने ही रोहेल से टकराव हो गया। स्याह जीन्स और ढीली सी शर्ट में सांवली सी रंगत वाला रोहेल कितना खूबरू हो गया था। बिल्कुल असद की तरह कद काठ, पुरकशिश चेहरा, रोशन पेशानी। इसके इस अंदाज से देखने पर रोहेल, जो कहीं जाने को तैयार हुआ था, इसकी तरफ आ गया और इसे शानों से पकड़कर बैठ गया। क्या देख रही हैं अम्मी? स्मार्ट लग रहा हूँ ना? वो इतराया तो वो भी बखल से काम न ले सकी। हाँ, इसमें क्या शक है, मेरा बेटा है ही खूबसूरत और स्मार्ट, खुदा नज़र बद से बचाए। आज शायद ज़िंदगी में पहली बार इसने रोहेल को प्यार किया। इसकी पेशानी चूम ली। जवाबन इसने भी माँ की पेशानी चूम ली। और अम्मी, मैं सदफ अस्मा के दूसरे शाने पर झूल गई। वो जो सांवली रंगत वाली थी, पेशानी पर बचपन के जख्म का निशान था। इसके बावजूद बहुत पुरकशिश थी, मगर न जाने क्यों अस्मा को वो शुरू ही से पसंद नहीं आई थी। ऊपर से इसके पाँव के नुक्स ने इसे बिल्कुल ही नापसंदीदा बना दिया। मगर अस्मा हमेशा की तरह इस बार भी अपनी नापसंदीदगी को मस्नूई मोहब्बत में छुपा गई। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। खैर अम्मी, आप ये तो ना कहें, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सदफ बुरी तरह उदास हो गई तो रोहेल के दिल पर चोट पड़ी। अच्छा, ज़्यादा बनो मत, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तीनों घूमे फिरेंगे, बाहर खाना खाएंगे और फिर मामू जान के यहाँ भी जाएंगे। रोहेल ने अपना प्रोग्राम बताया तो अस्मा चौंक गई। मामू के यहाँ? लेकिन बेटा, वहाँ ज़्यादा ना जाया करो। क्यों अम्मी? एक तो हमारे मामू हैं, इनके यहाँ भी ना जाएं तो? कुछ देर कबल रोहेल के चेहरे पर निखरी सहर पर उदास शाम के साए लहराने लगे थे। अस्मा इसे देखने लगी। कुछ देर वो सोचती रही। हाँ, चले जाया करो, मगर कभी कभी ज़्यादा नहीं। अच्छा चलो, अभी चलते हैं, वो अजीब उलझे हुए अंदाज में कह रही थी। रोहेल और सदफ एक दूसरे को देख कर रह गए। बस भाभी, असद अगर आ जाए तो इसके सामने रोहेल और सदफ को अपना रिश्तेदार जाहिर कर दें प्लीज़। वो सरापा इल्तिजा बनी भाभी से कह रही थी। वो तो मैं कह दूंगी, मगर अस्मा, एक सच को छुपाने के लिए इंसान को बेशुमार झूठ बोलने पड़ते हैं। ये जो कुछ तुमने असद के लिए किया है, इसे बताकर करती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब न जाने इसका रद्दअमल क्या हो। इसका रद्दअमल कुछ भी हो, आप लोगों को मेरा भरम रखना है बस। ठीक है भाई, खुदा करे कि तुम्हारा अंजाम अच्छा हो। हाला और महविश कहाँ हैं? जब भी आओ गायब होती हैं। हाला तो ऊपर स्टडी में है, महविश अलबत्ता किचन में है, सदब भी वहीं है।
अच्छा ठीक है, मैं भाई के पास जा रही हूँ, लड़कियों से कह दें चाय वहीं ले आए। अच्छा, भाभी ने इसकी पुश्त को देखकर गहरा सा सांस लेकर कहा। रोहेल वहाँ अंदर खासा बोर हो रहा था, उठकर किचन में आ गया। वो तो अपने घोरे मकसूद का मुतलाशी था। बहुत बुरी बात है रोहेल भाई, तांग झांक करना। महविश ने इसे किचन में झांकते देखा तो कहा, यार कसम से मैं सोचता हूँ अगर खुशफहमी का वजूद ना होता तो सदफ और तुम जैसी बख्शी हुई लड़कियां तो एहसास कमतरी में ही फोत हो जाएं। ओहो अल्लाह रही ये खुशफहमी, ज़रा से ज़्यादा गुलफाम तो देखिए। ईमान से कहो कोई झूठ है इसमें। रोहेल जो इस वक्त बहुत स्मार्ट और खूबरू लग रहा था महविश के सामने खड़ा हो गया। सदफ ने तो झट भाई की बलाएं ले ली और महविश तो सो जान से अपनी बहन हाला की किस्मत पर रश करने लगी, जिसको रोहेल जैसा बंदा बचपन से चाहता चला आ रहा था। खैर खैर, अब ऐसी भी बात नहीं, आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो किताबी कीड़ा आपको किताबों ही में मिलेगा। वैसे एक बात है महविश, शक्ल में तो खैर तुम पूरी हो मगर अकल में तेज़ हो। थैंक यू। रोहेल ने शौकी से इसके सर पर चपत लगाई और सीढ़ियाँ फलंगता बढ़ गया। दोनों मुस्कुरा पड़ी। हाला किताब पढ़ने में इतनी महू थी कि इसे एहसास तक नहीं हुआ कि रोहेल कब से खड़ा इसे देख रहा है। वो तो बचपन ही से इसके हुस्न के तलस्सुम में गिरफ्तार था, मगर आज तक कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर पाया था। अरे आप कब आए? अचानक हाला उठने लगी तो इसे देखकर हैरत से बोली, अब मैं लड़की तो हूँ नहीं कि उम्र में 10-20 साल की डंडी मार जाऊँ। कोई 24.5 साल तो हो गए हैं। वो अपने और इसके दरमियान खिड़की फलांग कर अंदर आ गया। काश कि मैं न्यूरो सर्जन होती और आपके बिगड़े हुए दिमाग का इलाज करती। मुझे आपकी खातिर न्यूरो सर्जन ही बनना पड़ेगा। हाला ने मुस्कुराकर इसे देखा, जो गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। अरे डॉक्टर साहिबा, आपको हमारे लिए कुछ करना ही है तो हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाइएगा। सारी गड़बड़ तो इस दिल की है बाखुदा। उधम मचा रखा है इस दीवाने दिल ने सीने के इलाका जात में। इसके दिल की आवाज़ इसके लहजे में उतर आई। ये आप हर दूसरे रोज़ क्यों टपक पड़ते हैं? ये भी इस कमबख्त दिल की शरारत है। ये तो हर रोज़ आने के लिए मचलता है। वो गहरे लहजे में बोले गया। वो दिल के पैगाम इसी तरह पहुंचाया करता, मगर वो किताबों में इस कदर उलझी होती कि बात को समझ ही ना पाती। रोहेल भाई, इसने किताब उठाकर कुछ कहना चाहा तो वह एहतजाजन खड़ा हो गया। खबरदार जो आइंदा इस दुम को मेरे नाम के साथ लगाया। हाँ, तुम्हारे अलावा सब कह सकती हैं। वो गहरी नज़रें जमाए से देखे जा रहा था। वो झीम सी गई। अच्छा तो सिर्फ रोहेल साहब? हाँ हाँ, इसमें भी थोड़ी सी खैरियत है। ऐसा करो तुम मुझे साहब कह लिया करो। भाड़ में जाइए आप। जज होकर हाला ने अपनी मोटी सी किताब उठाई और रोहेल के सर पर दे मारी। रोहेल ने एक्टिंग शुरू कर दी। पहले आंखें भेंगी की और एक आध चक्कर लगाया और फिर कनखियों से हाला को देखता करीबी सोफे पर दराज हो गया। हाला बुरी तरह घबरा गई। रोहेल रोहेल प्लीज़ उठ जाइए, फोत मत हो जाइएगा, मैं तो मारी जाऊंगी। उफ मेरे खुदा, मैंने ये क्या कर दिया? महविश, सदफ जल्दी आओ। वो घबराहट में महविश और सदफ को बुलाने लगी। वो फ़ौरन ही आ गई। हाय अल्लाह, भाई को क्या हुआ? सदफ रोहेल की तरफ बढ़ी, जो मकारी से सांस रोक के लेटा था। हाला बुरी तरह परेशान थी। महविश ने अपने तौर पर चेकअप किया। हाय हाला, ये तो लगता है पूरे के पूरे फोत हो गए हैं। महविश ने अलग जान निकाल दी। नहीं नहीं, गौर से देखो, कोई एक आध पार्ट तो जिंदा होगा। वो इसके करीब खड़ी हाथ मसलते हुए हिदायत दे रही थी। इसने कमाल जब्त से सांस रोका हुआ था। आखिर तुमने क्या किया है? देखो सांस तो आ ही नहीं रही। मैंने कोई ख़ास चीज़ तो नहीं मारी थी। अब भला 10 किलो किताब का भी कोई वज़न होता है, यही मारी थी। हाला ने रोहानसी होकर हमलावर किताब की तरफ इशारा किया तो वो दोनों लड़कियां चीख पड़ीं। वर्ड, तुमने ये किताब मारी है इनके सर पर? अरे इससे 10 बंदे फोत हो जाएं, ये तो अकेले। हाय रोहेल भाई कितने अच्छे थे। महविश चीख चीख कर रोने लगी। बको मत महविश, ढंग से चेक करो, कोई एक आध सांस तो बाकी होगी। हालांकि तो वाकई हाथ पैर फूल गए थे। तो आप खुद चेक क्यों नहीं करती हैं? डॉक्टर आप हैं या वो? एक तो किताब मारकर कत्ल किया है, ऊपर से चेक भी नहीं करती। मैं भी जाकर पुलिस को इतला करती हूँ। नहीं प्लीज़। रोहेल एकदम तेज़ी में उठा और जाने लगा तो हाला बुरी तरह घबरा गई। इसका हाथ पकड़ कर मुल्तजी से लहजे में बोली तो वो शौक हो गया। रोहेल, हाला जिसका दिमाग पढ़ पढ़ कर माउफ हो चुका था, इसकी जानदार अदाकारी ने इसे बुलाकर रख दिया। वो चीख पड़ी। वो इसी तरह खिड़की से कूद कर भागा। सदफ और महविश हंस पड़ी और जब रोहेल कूद कर भाग रहा था और लड़कियां हंस रही थी, इसी वक्त अस्मा आ गई। न जाने क्यों इसे मंजर कुछ भला नहीं लगा। रोहेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़कियों के दरमियान? ये लड़कियां आफत की परकाला हैं अम्मी। बस खुदा ने आपके बेटे को कत्ल होते होते बचा लिया है। अच्छा चलो अब बातें ना बनाओ, चलो सदफ। इतनी जल्दी अम्मी जाने का सुनकर सबके चेहरे उतर गए। रोहेल जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गया। सदफ भी टांग पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। जब तुम्हें इतनी दिक्कत होती है ऊपर आने में तो क्यों आती हो? अस्मा के लहजे में तनाव और आंखों में रौनक थी। सदफ घबरा सी गई। बस वो कुछ कह न सकी। अब तक असद के वो ख्वाब पूरे हुए थे जो अस्मा ने इसके लिए देखे थे, मगर मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका जाना ये असद की आंखों में जन्म लेने वाला वो ख्वाब था जिस तकमील अस्मा की ज़िंदगी का हासिल बन गई थी।
और वो हर वक्त इसी उधेड़-बुन में लगी रहती कि असद के बाहर जाने के अखराजात कैसे पूरे किए जाएं। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठी हुई थी कि इसी वक्त सदफ अपना और इसका चाय का कप लेकर आ गई। क्या सोच रही हैं अम्मी? असद बड़ी मुश्किल से कुर्सी का सहारा लेकर कालीन पर इसके करीब बैठ गई। हाँ भाई, जिस माँ की बेटी जवान हो गई हो वो माँ बेटी का घर बसाने की कोशिश करती है। मैं भी इसी फिक्र में हूँ। जिस बात से इसकी सोचों का दूर तक वास्ता नहीं था वो इसने कह दी थी। सदफ इससे लिपट गई। छोड़े भी अम्मी, बंदा किसी दुकान पर भी जाता है तो ऐसी चीज़ पसंद करता है जो सबसे बेहतरीन हो, जिसमें कोई ऐब कोई नुक्स ना हो। मैं तो माजूर लड़की हूँ और हमारे यहाँ की माएँ अपने बेटों के लिए चांद सी लड़कियों की तलाश में होती हैं। आपकी बेटी को अच्छा फजूल बातें ना करो। क्या कमी है तुम में? मैंने तुम्हारे अब्बू को लिख दिया है कि तैयारियां करें। मैं अच्छा सा लड़का देखती हूँ, अस्मा कह रही थी। हालांकि इसे सदफ की बात में 100% सच्चाई नजर आई थी। अच्छी खासी खूबसूरत लड़कियां आजकल बैठी रह जाती हैं, तो इसी जैसी ऐबदार तो कहाँ इतनी आसानी से ब्याही जाती। और सच्ची बात तो ये थी कि खुद इसको सदफ पसंद नहीं थी। वो तो जो कुछ भी करती मुरवतन करती। और कुछ ये दोनों बच्चे थे ही बड़े वफादार के, चाहते हुए भी वो इनसे बुरा सलूक नहीं कर पाती थी। और फिर अब इसकी शादी की तैयारी से तो वो अपने असद के बाहर जाने का अखराजात निकालना चाहती थी। चुनांचा इसने वहीद को लिख दिया कि इसने सदफ के लिए लड़का पसंद कर लिया है। बहुत अच्छे लोग हैं और सदफ को पसंद कर गए हैं। वहीद की ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि इसकी मासूम बच्ची को कौन पसंद करेगा। एकदम से इतनी बड़ी खुशखबरी मिल जाने पर इसने झट जेवरात और रकम भेज दी और कहा कि लड़के की तस्वीर और दीगर कवायफ बता दे ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। आप फिक्र न करें वहीद, मैंने तमाम छान पटक कर ली है। अच्छा खुशशक्ल लड़का है, आप बस रकम मज़ीद भेज दें। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह करना चाहती हूँ कि लोग ये ना कहें कि सौतेली माँ थी ना, यूं ही फेंक दिया। अरे भाई, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। तुमने तो इस रिश्ते के रवायती जहर को अपनी मोहब्बत के अमृत से यूं मिटाया है कि हम तो जनाब गुलाम हो गए हैं आपके। वही तो कुर्बान हुआ जा रहा था इस पर। अच्छा बस बस रहने दें, आप जल्दी से रकम भेजें। ओके, जो हुक्म आपका। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। रिसीवर थामे कितनी ही देर वो खाली सहन के साथ बैठी रही। वो वाकई उलझती चली जा रही थी। वहीद ने जो रकम भेजी थी इससे असद के अमेरिका जाने के अखराजात बखूबी पूरे हो रहे थे। मगर मसला था कि रकम को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसकी नज़रों में अपने खुबरू बेटे का सरापा था। एकदम इसकी रगों में जैसे उबाल उठा, वो अलमारी की तरफ बढ़ी। वहीद की भेजी हुई तमाम रकम पर्स में डाली और बाहर आ गई। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, नज़रें जोर सी थीं। सदफ, जी अम्मी खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं पड़ोसन खाला के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम्हारे ज़ेवरात और कपड़े ख़रीदने हैं। तुम दरवाज़े को अच्छी तरह लॉक करके बैठना, हालात अच्छे नहीं हैं। वो तो मैं कर लूँगी, मगर अम्मी ये आप इतनी ख़रीदारी क्यों कर रही हैं? ये ज़ेवरात, कपड़े, शॉपिंग, आप तो ऐसे तैयारी कर रही हैं जैसे बारात आई बैठी है। सदफ की बात पर इसने पेशानी पर आए पसीने को आंचल से साफ़ किया और फिर इसका चेहरा हाथों में थाम लिया। अल्लाह की रहमत की बारिश तो किसी वक्त भी हो सकती है बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। अच्छा अब दरवाजे बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। अम्मी आप इतनी रकम लेकर जा रही हैं, रोहेल को आने देती, वो साथ चला जाता। रोहेल, हाँ ठीक कह रही हो, मगर चंदा ये तो तुम जानती हो इसका कोई भरोसा नहीं होता। सदा का लाबाली है। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अस्मा उलझी उलझी सी खौफजदा सी बैग सीने से लगाए बाहर आ गई। रोहेल भाई, माना कि हमारा घर आपके घर और यूनिवर्सिटी के दरमियान में पड़ता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर रोज़ ही वबाले जान बन जाया करें। बहुत डिस्टर्ब होते हैं ऊपर वाले। महविश ने रोहेल को अंदर आते देखकर शौक़ी से कहा, तो वो आपस की बात समझकर मुस्कुरा दिया। जबकि राशिदा बेगम को ये बात बहुत बुरी लगी। इन्होंने महविश को घूरा। महविश, ये क्या बदतमीज़ी है? भाई को चाय पानी पूछने के बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। ये इनका अपना घर है, जब चाहे आए। तुम कौन हो? आओ रोहेल बेटे, इसकी बात को माइंड ना करना। राशिदा बेगम को इन दोनों बच्चों से मोहब्बत भी थी और तरस भी आता था इन पर, क्योंकि वो सब जानती थी। इन्होंने प्यार से रोहेल के शाने पर हाथ रखा, मगर वो महविश की शरारतों को समझता था। अरे मामी जान रहने दे, मैं दीवाने और खपती किस्म के लोगों की बातों को माइंड नहीं किया करता। वो महविश की तरफ बढ़ा। राशिदा बेगम मुस्कुराती आगे बढ़ गई। हेलो हेलो। महविश मुंह फुला चुकी थी और रोहेल के लिए यह खतरे की अलामत होती थी। जाइए, मैं आपसे कतई बात नहीं करूंगी। रोहेल शौक से धुन सीटी पर बजाता हुआ ऊपर आ गया। वो इसी चेयर पर बैठी इसी के बारे में सोच रही थी। इसे देखकर धनक सी बिखर गई इसके चेहरे पर, मगर वो बेनियाजी से बैठी रही। वो इसके करीब चला आया। सुर्ख और स्याह प्रिंटेड सूट में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। रोहेल का जी चाहा वो पलक झपकाए बिना इसे देखता चला जाए।
इसीलिए सर खपाता हूँ कि कुछ पढ़ लिया करो। लोग तरसते हैं मेडिकल में एडमिशन के लिए, तुम्हें खुदा ने आसानी से दे दिया तो पढ़ लिया करो। मगर मजाल है जो कान पर जूं तक रेंग जाए। सुना है बहुत बुरी हुई है तुम्हारे साथ। जोखियाँ इसकी आंखों में रकसा थी, मगर हालात तो भुना गई। आपके मुंह में खा के हवाई किस दुश्मन ने उड़ाई है। अल्लाह के फजल से मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे मेरे। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट पसंद है? रोहेल ने जेब से चॉकलेट निकाली। हाला ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ बहुत, मुझे भी बहुत है। रोहेल ने झट चॉकलेट मुंह में डाल ली तो वो गुस्से में आ गई इस धांधली पर। बहुत कमीने हैं आप, वो चिल्लाई। और जो इस कमीने के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ गई तो? वो इसकी आंखों में झांकता हुआ पूछ रहा था। वो झीम सी गई। इसी वक्त महविश घबराई हुई आई। रोहेल भाई गजब हो गया। खैरियत? रोहेल घबराकर खड़ा हो गया। वो सदफ का फ़ोन आया है कि पोपो शॉपिंग करने गई थी। बाइक पर लड़कों ने इनका पर्स छीन लिया है और इनको भी जख्मी कर दिया है। ओ नो! रोहेल दीवानावार वहाँ से भागा। घर पहुंचा तो अस्मा लेटी हुई थी। सदफ सिरहाने बैठी रो रही थी। अम्मी, अम्मी जान, क्या हुआ आपको? कौन थे वो खबीस? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बेटा, न जाने कौन कमबख्त थे। मैं ज्वेलर की शॉप से निकली तो पीछे लग गए और पर्स छीनकर भाग गए और मुझे भी धक्का दे दिया। हाय इतनी बड़ी रकम थी, मैं क्या जवाब दूंगी वहीद को। हाय मेरी बच्ची के काम में बदशगुनी हो गई। अस्मा ने रोना शुरू कर दिया। हालांकि हकीकत ये थी कि वो असद के अकाउंट में पैसे जमा करा कर पलट रही थी कि पाँव के नीचे पत्थर आ जाने के बायस अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और गिर पड़ी, जिससे ऐसे चोट आ गई। भाड़ में झोंकिए रकम को। खुदा का शुक्र है आपको ज़्यादा चोट नहीं आई। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। बस आप खुदा का शुक्र अदा करें और तसल्ली से आराम करें। कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और नहीं तो क्या भाई, अम्मी तो तब से रोई चली जा रही थी। मैंने इतना समझाया है, पैसे का क्या है, फिर अल्लाह दे देगा। दोनों बच्चों की मोहब्बत अस्मा को न जाने क्यों नदामत की दलदल में धकेल रही थी। वो जिनकी खुशियों की दुश्मन थी, वो इसके कितने मुखलिस दोस्त, कितने खैरख्वाह थे। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे अबू को क्या जवाब दूंगी, वो क्या कहेंगे। वो जानती थी कि रकम इतनी बड़ी है कि आसानी से हजम नहीं हो सकती। वो हर तरह से बेगुनाह साबित होना चाहती थी। ओहो अम्मी, अबू को आप नहीं जानती। अल्लाह ने समंदर जैसा दिल दिया है इनको, कुशादा, गहरा। देख लीजिएगा, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे आप पैसों के लिए इतना फिक्रमंद हुई क्यों। और फिर वहीद को इस वाक़े के बारे में बताया गया तो कुछ देर के लिए वो सन्नाटे में आ गए। रकम मामूली तो नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि इनको अब चंद साल और घर और मुल्क से दूर रहना पड़ता। ताहम इन्होंने अस्मा को दिलासा दिया, लेकिन वो बहुत फिक्रमंद हो गए थे। रकम की गुमशुदगी और असद की अमरीका रवानगी में इतनी ममासलत थी कि अस्मा के भाई भाभी एक दूसरे को देखकर रह गए। अस्मा, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? हसन भाई के लहजे में न जाने क्या था कि इसके हाथों में पसीना आ गया, गोया रंगे हाथों पकड़ी गई हो। जी जी, आपको शुबा है क्या? वो नज़रें चुरा कर बोली। हाँ है, इसलिए जिस हकीकत को यूं नज़रें चुरा कर बयान किया जाए वो झूठ होती है। हसन भाई के कहने पर वो ढिठाई की हदों को छूती हुई बिफर गई। आप लोगों ने हमेशा मेरे ऊपर ये शक किया है। आप बताएं, कभी बच्चों ने या वहीद ने मेरे किसी नामुनासिब रवैये के बारे में आपसे मेरी शिकायत की है? आपसे तो वो खैर लोग अच्छे जो मुझ पर एतमाद करके मेरी इज्जत करते हैं। काश तुमने इस एतमाद की लाज रखी होती। हसन भाई ने ज़ेर लब कहा और उठकर चले गए। अब वो बहन थी, क्या कर सकते थे। एक तरह से ये बात भी तो दुरुस्त थी कि इसने सौतेले बच्चों को बहुत मोहब्बत से पाला था। इस बात के तो सब मुतरफ थे, मगर इन बच्चों के हकूक़ की पामाली का भी सभी को दुख था। भाभी, मैंने क्या कुछ नहीं किया इन बच्चों के लिए। मेरे अपने ही हमेशा तीरजनी करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, आइंदा यहाँ भी ना आया करूँगी। वो रोती हुई खड़ी हो गई। तुम भी कमाल करती हो अस्मा। बैठो, दिल पर ना लिया करो भाई की बातों को। वो तुमने सदफ़ के लिए रिश्ता देखने को कहा था। एक लड़का है, बड़े अच्छे लोग हैं। लड़का भी अच्छा है, बिजनेस करता है, मुझे तो अच्छे लगे हैं। तुम देख लो तो छान भटक कर लेंगे। वैसे मेरी भाभी के दूर के रिश्तेदारों में से हैं। राजदा बेगम ने इसे सदफ के रिश्ते की बात बताई तो इसका मूड बहाल हो गया। शोहर को भी तो मुंह दिखाना था। हैं भाभी, सच प्लीज़ आप मुझे जल्दी से दिखा दें। वहीद के आने से पहले मैं मामला तय कर देना चाहती हूँ और इनके आते ही शादी कर दूँगी। ठीक है, आज आना, किसी रोज़ चलेंगे। किसी रोज़ क्यों, आज शाम को चलते हैं। अरे हाँ भाभी, वो जुमे को असद आपके यहाँ आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजदा को वाकई खुशी हुई है तो सही, मगर भाभी, मगर वो। ओहो, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगी। बच्चों को भी पता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। सदफ, ये रोहेल कहाँ गया है? अम्मी, वो शॉपिंग करने गया है। शॉपिंग? बहुत फजूल खर्च है ये लड़का। नत नए कपड़ों से तो इसका जी भरता ही नहीं। अस्मा को गुस्सा आ गया। रवैये का यही तजाद शायद सौतेलापन कहलाता है कि असद को वो दे देकर नहीं थकती थी, और जिनका हक मार कर वो ये सब करती, वो अपनी ज़रूरत भी पूरी करते तो इसको गुस्सा आ जाता। अम्मी, वो अपने लिए कुछ नहीं लेने गया। सदफ आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके करीब आ बैठी।
अच्छा फिर किस लिए बाजार गया है? इसने तिरछी नज़र से देखा। वो अम्मी हाला की बर्थडे आ रही है ना, तो इसके लिए गिफ्ट लेने गया है। असमा ने बड़े मायनेखेज अंदाज में हूँ की। फिर सदफ को देखा। रोहेल की हाला से बहुत दोस्ती है। जी बिल्कुल अम्मी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। रोहेल तो कहता है कि अगर हाला ना मिली तो वह तमाम उम्र शादी ही नहीं करेगा। सदफ को मौका अच्छा लगा, इसने दोनों की कहानी असमा से कह डाली। अच्छा तो ये बात है, वैसे हाला बहुत प्यारी है। असमा को खुशी हुई थी कि रोहेल ने इसकी भतीजी को पसंद किया है। खुद रोहेल भी खूबरू और काबिल नौजवान था। अम्मी हाला बहुत अच्छी लड़की है, आप मामी से बात करें ना। हाँ ज़रूर करूँगी। असमा ने मुस्कुराकर इसके गाल छुए तो वह इससे लिपट गई। असमा ने भाभी से हाला के रिश्ते की बात की, इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। रोहेल देखा भाला था, इन्होंने मंजूरी दे दी। अरे अम्मी आप जीती रहिए, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगाए। रोहेल को पता चला तो वह खुशी से दीवाना सा हो गया। जो बदतमीज़ माएँ बेटों को ज़िंदगी की दुआ दिया करती हैं, इनकी ज़िंदगी अपने नाम नहीं लगाया करती। अस्मा वाकई बहुत खुश और मुतमईन थी। सदफ ज़रा अपने अबू का नंबर मिलाओ, इनको भी खुशखबरी सुना देते हैं। सदफ फ़ोन मिलाने लगी तो रोहेल बाहर की तरफ लपका। ये तुम कहाँ चले? वो अम्मी अब आप मेरे सामने अबू को मेरे रिश्ते के बारे में बताएंगी तो शर्म तो आएगी ना। बस चलता हूँ। वो शर्ट का कोना दांतों में दबाता शोखी से हंसता हुआ बाहर निकल गया। तब तक सदफ अबू को सब कुछ बता चुकी थी। अरे भाई, हमारी अदम मौजूदगी में आप हमारे बच्चों के रिश्ते तय कर रही हैं, तो आपको एतराज़ है क्या? जनाब बच्चों के रिश्ते माएँ ही करती हैं, तो करें जनाब, हमें कब एतराज़ है। हम तो बेहद खुश हैं और खुदाए अजीम के शुक्रगुजार हैं कि हमें आप जैसी शरीक हयात अता फरमा दी, तो हमारी ज़िंदगी संवर गई। अच्छा चलें फिर, अब आप आ जाएं तो दोनों बच्चों की शादी एक साथ कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। हाला बेहद खुश थी। रोहेल तो बचपन ही से अंदर कहीं मौजूद था। आज जब इसके साथ की ज़मानत मिल गई तो वह सजदा शुक्र में गिर गई थी। नमाज असर के बाद वह दुआ मांग रही थी। इसी वक्त रोहेल आ गया। कुछ देर वो एक टक इसे देखे गया। फिर जैसे ही वो हाथ मुंह पर फेरने लगी, रोहेल ने सुर्ख गुलाब की अधखिली कली इसके हाथ में रख दी, तो वो हाथ फेर कर मुस्कुरा दी। चेहरे पर हया के कई रंग बिखर गए। आप आज फिर आ गए। वो तेज़ धड़कनों के साथ जाए नमाज समेट कर एक तरफ रख कर बोली तो वो इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। जनाब अब तो अल्लाह ताला ने ये रोज़ के आने जाने से हमें निजात बख्श दी है और आपको मुस्तकिल हमारे दिल और घर का मकीन बना दिया। अच्छा नई खबर है, मैंने तो सुनी नहीं। वो मुस्तकिल नज़रें चुराए हुए थी। अच्छा ऐसा है तो नज़रें क्यों झुकी हुई हैं? चेहरे पर हया की धनक क्यों गुनगुना रही है? वो शोखी से पूछ रहा था। आप बातें तो खूब बनाते हैं और वो भी फजूल। वो कतरा कर गुजरने लगी तो रोहेल इसके सामने आ गया। अब तो जनाब उम्र भर ऐसी ही फजूल बातें सुननी पड़ेंगी। कोई ज़बरदस्ती है? वो जाने लगी तो रोहेल ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हाला तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। आज पहली बार जज्बाती होकर वो अपने दिल की बात को ज़ुबान दे रहा था कि महविश भागती हुई आ गई। आपी हाला आपी, काली फाख्ता कभी तो सुकून से बात कर लेने दिया करो। रोहेल को गुस्सा आ गया। तमाम उम्र पड़ी है बातों के लिए रोहेल भाई। आपी वो असद भाई आए हैं। अच्छा तो इसमें इतनी खौफनाक शक्ल बनाने की क्या ज़रूरत है? असद भाई ही हैं, कोई जिन भूत तो नहीं। वैसे हैं कैसे वो? हाला इससे पूछ रही थी और रोहेल इन दोनों बहनों को गौर से देख रहा था। हाय आपी, क्या चीज़ है असद भाई, क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है इनकी, इतने ज़बरदस्त। और हाँ अम्मी इंतज़ार कर रही हैं और पुप्पो भी आई हैं। हाला को भी असद को देखने का इश्तियाक हुआ। इसने रोहेल की तरफ देखा और जाने लगी। ये असद भाई कौन ज़ात शरीफ हैं, पहली बार नाम सुना है। रोहेल असद की तारीफ से कुछ खाइफ सा नज़र आ रहा था। हाला परेशान हो गई कि क्या कहे। हाँ वो कज़न होते हैं, हमारे अम्मी के रिश्तेदारों में से हैं। बचपन में आया करते थे, फिर काफ़ी अरसे तक गायब हो गए, अब आए हैं। चलिए ना आप भी मिलिए। वैसे नाम तो पहली बार सुना है। रोहेल खोया खोया सा बोला। अब इतने भी खास नहीं थे कि हर वक्त इनका जिक्र होता। चलें। वो जाने लगी तो रोहेल ने इसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर इसे देखता रहा। अनजाने से खौफ के साए इसकी आंखों में लहराने लगे थे। अगर वो इतने खास नहीं तो इतने आम भी नहीं लगते। एनीवे इनकी हैसियत तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई भी हो, मगर तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास सबसे अहम हस्ती हो, इकलौती खुशी हो मेरी ज़िंदगी की। इसको संभाल कर रखना। रोहेल को असद न जाने क्यों बहुत अहम लग रहा था। हाला हैरत से इसे देखे गई। रोहेल क्या कह रहे हैं आप? असद भाई सिर्फ मेरे कज़न हैं और आप? वो कहते कहते शर्मा गई। चलिए वो इंतज़ार कर रहे होंगे। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी मगर रोहेल वहीं जमा रहा, तो वो पलट कर देखने लगी। आए ना, तुम जाओ, मैं ठहर कर आऊँगा। अच्छा जैसी आपकी मर्ज़ी। वो आज फुल स्याह सूट में थी। अंदर घर के सभी अफराद थे। पुप्पो असद के बराबर बैठी नज़रों से इसकी बलाएँ ले रही थीं। इसने ज़रा सा पर्दा खिसका कर देखा तो असद को देखकर हैरान रह गई। बचपन का कमज़ोर सा असद कितना खूबसूरत और स्मार्ट लग रहा था। वो अभी अंदर जाने का सोच रही थी कि महविश पीछे से आ गई। अरे आप ही यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ ना, असद भाई पूछ भी चुके हैं।
महविश तो यूं भी किसी आंधी तूफान की तरह आती थी। इसे जोर से धक्का दिया तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, लड़खड़ा कर गिरी, वो भी ऐन असद के सामने। इस अचानक हमले के लिए तो वो भी तैयार नहीं था, बौखला कर खड़ा हो गया और हाला को भी सहारा दिया। वो सोरी हाला ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया तो असद को लगा जैसे वक्त यहीं ठहर गया हो। हाला की गहरी सी आंखों में उतरता चला गया। वो इसी एक लम्हे की जद में आ गया था। ऐसे क्या देख रहे हो असद बेटा, यह हाला है, अस्मा ने तारुफ करवाया। हाला, नूर का हाला, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। हाँ, ये वही हाला है जिससे हर वक्त तुम्हारी लड़ाई हुआ करती थी, राजदा बेगम ने मुस्कुराकर तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आप इतने अरसे तक कहाँ गायब रहे हैं? भाभी रोहेल आया हुआ है ना? अस्मा खौफजदा हो रही थी। हाँ, अभी थोड़ी देर कबल ही आया था। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। क्यों भाई, तुम्हारा बेटा आया हुआ है और तुम जा रही हो? आप सब जानती तो हैं भाभी, अगर असद ने रोहेल की मौजूदगी में मुझे अम्मी कह दिया तो क्या होगा? अस्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो मैं आया हूँ और आप जा रही हैं? माँ को उठते देखकर असद भी खड़ा हो गया। हाँ बेटे, तुम्हें तो पता है हॉस्टल जा रही हूँ। वो नज़रें चुरा गई। आपने आज तक मुझे अपने हॉस्टल का एड्रेस नहीं दिया। अम्मी चलिए आज आप मुझे अपना हॉस्टल दिखा ही दे, हम आपको छोड़ भी आएंगे। और असद तो बिल्कुल तैयार हो गया, अस्मा के पसीने छूट गए। अरे नहीं बेटा, तुम रहो अभी अपने मामू के पास, यूं भी मैं सुबह आऊँगी फिर चलेंगे। अस्मा इस वक्त जान छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। इसे अपनी गलतियों और फिर अब अपनी बेचारगी पर शिद्दत से रोना आ रहा था। रोहेल की मुलाकात असद से हाला के कज़न की हैसियत से हुई। दोनों ही एक दूसरे से मुतासिर नज़र आ रहे थे। असद को आए हुए एक हफ़्ता हो गया था। अस्मा एक हफ़्ते से भाई के यहाँ रह रही थी। सदफ़ और रोहेल से इसने बहाना बना दिया था कि जहेज़ की तैयारी करनी है, इसलिए वो वहाँ रह रही है। वो तो आते ही दिल की बाजी हार गया था। बाकी सब भी इसे बहुत अच्छे लगे थे। इसे इन सब से दूर रहने का दुख हो रहा था। इसके अमेरिका जाने के इंतज़ामात मुकम्मल थे। वो चाहता था कि जाने से कबल वो अम्मी को हाला के बारे में बता दे। अम्मी ज़रा अपना चश्मा दिखाइएगा। वो माँ की नज़र की ऐनक उतारता हुआ बोला। क्यों भाई, क्या हो गया? अम्मी जान, चांद तो आपके अपने घर के आंगन में उतरा हुआ है और आप इसकी तलाश में सरगर्दा हैं। क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो बेटा? पहेली नहीं अम्मी, आप खुद ही तो कह रही थी अपने बेटे के लिए चांद से दुल्हन ढूंढूंगी, तो मैं आपकी इस तलाश को ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या मतलब, तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? अम्मा, क्या हाला से बढ़कर भी कोई लड़की है इस दुनिया में? वो इसके तस्वर में खो सा गया तो जैसे ज़मीन अस्मा के पैरों तले से खिसक गई हो। अभी कुछ दिन कबल ही तो इसने रोहेल के लिए मांगा था इसे। जी अम्मी, हाला मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है जैसे मैं जन्म जन्म से इसी की तलाश में था। बस आप मामी से हाला की अभी बात करें। अस्मा असद को अच्छी तरह जानती थी। इसने ज़िंदगी में कभी ऐसी बेकरारी का मुजाहरा नहीं किया था। इसका मतलब था कि हाला के लिए वो संजीदा था। तुम पहले अमेरिका से तो हो आओ, फिर देखा जाएगा बेटा। हाला से बढ़कर भी लड़कियां हैं। नहीं, ना हाला से पहले कोई लड़की थी और ना बाद में होगी। हाला ही मेरी आरजू है और आप तो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करके खुश होती हैं, मगर हाला के मामले में क्यों? असद ने माँ के हाथ पकड़कर इसकी आंखों में झांका तो वह बेचारगी से इसे देखकर रह गई। अच्छा बेटा, मैं भाभी से बात करूँगी। अम्मी सिर्फ बात करनी ही नहीं, बात मनवानी भी है। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाला मेरी ज़िंदगी की अवलीन खुशी बन चुकी है। और ठीक है मेरे चाँद, मैं बात मनवाने की कोशिश भी करूँगी। असद माँ को एक नए इम्तिहान में मुब्तला करके अमेरिका चला गया। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। हाला का फ़ाइनल भी हो गया, वहीद भी आने वाला था और आते ही इसका इरादा बच्चों की शादियाँ करने का था। मगर अब अस्मा की नीयत बदल चुकी थी। इसने बहुत सोचा था, इसे रोहेल भी अजीज़ था, मगर जहाँ असद था वहाँ वो और इसकी खुशियाँ हेज थीं। इसने खुदगर्जी की इंतहा करते हुए रास्ता बेगम से जब असद के लिए हाला को मांगा तो राजदा बेगम हत्थे से उखड़ गईं। इनका जी चाहा इसके मुंह पर धप्पड़ रसीद कर दें। अस्मा, अस्मा, खुदा के लिए बस करो, मत गिरो इतना कि संभल ना सको। अब तक तुम इन बिन माँ के बच्चों के साथ मोहब्बत की आड़ में दुश्मनी करती रहीं, इनके हकूक़ पामाल करती रहीं, मगर मैं तुम्हें अपनी खुशियाँ पामाल करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मेरी बेटी की खुशी को पामाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है अस्मा। राजदा बेगम शदीद गुस्से में सब कुछ भूल गई। मगर भाभी, मेरे असद में क्या कमी है जो आप इतना खफा हो रही हैं? कमी असद में नहीं, तुम में है अस्मा, जिसको अपनी औलाद के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरी बेटी और रोहेल एक दूसरे को चाहते हैं और अगर हाला की शादी तुम्हारे घर में हुई तो रोहेल के साथ होगी, वरना मैं असद को भी रिश्ता नहीं दूंगी। हाँ, अगर ऐसा ही है तो महविश में क्या कमी है? महविश के साथ करो। भाभी, मैंने तो आपकी बेटियों का कभी सोचा भी नहीं था। असद को हाला ही पसंद आई है, अगर वो नहीं तो महविश भी नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए कि मैं रोहेल की शादी अब हाला से भी नहीं होने दूंगी। मेरा असद महरूम रह जाए और नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अस्मा एक बार फिर बेटी की खुशी के लिए तन कर खड़ी हो गई।
अस्मा फितरी तौर पर मतलब परस्त और खुदगर्ज औरत थी। बेटे की मोहब्बत में वो अच्छाई बुराई की पहचान भी भूल गई थी। हालांकि रिश्ते से इनकार पर अस्मा ने भाई भावर से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था और बच्चों को भी मना कर दिया था कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। इस पाबंदी से इन दोनों के तो दम घुटने लगे थे। सदफ की तो खैर जुर्रत नहीं हुई, मगर रोहेल की ज़िंदगी का मामला था, वो बेचैन था। आखिर अम्मी ऐसी क्या बात हो गई है कि आप इन लोगों से इतनी मुतनफिर हो गई हैं? अच्छा, तो अब क्या मुझे तुम लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा? बस मेरी मर्जी, नहीं मिलना मुझे इन लोगों से और ना रिश्तेदारियां करनी है। अस्मा के लहजे में इतनी कतियत थी कि दोनों बहन भाई बेचारगी से एक दूसरे को देखकर रह गए। रोहेल के दिल पर तो चोट सी पड़ी थी, मगर अम्मी रोहेल ने ज़रा लब खोले ही थे कि वो पल पड़ी। अगर मगर कुछ नहीं, मैं सब जानती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मजनू बनने की। एक से बढ़कर एक लड़की पड़ी है दुनिया में, हाला का ख्याल दिल से निकाल दो। अम्मी, रूह तो जिस्म से निकल सकती है, लेकिन हाला का ख्याल दिल से नहीं निकल सकता। रोहेल तेजी से बाहर निकल गया तो सदफ भी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। असद अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आके इस्लामाबाद में अच्छी जॉब पर लग गया था। वहीद भी वापस आ चुका था, मगर यहाँ आकर इसे वैसा माहौल नहीं मिला था जैसा बताया जाता रहा था। वो हाला के रिश्ते की बात करता तो अस्मा कतरा जाती कि हाला डॉक्टर बनकर खासी मगरूर हो गई है, लिफ्ट नहीं कराती वगैरह वगैरह, जबकि हाला ने रो रो कर अपना हाल ख़राब कर लिया था। वो रोहेल के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती थी। हालात अजीब दोराहे पर आकर ठहर गए थे। वही दिन हालात को कोई सिम देना चाहता था। इस रोज़ ज़बरदस्ती वो अस्मा को लेकर हसन साहब के घर आ गया, मगर अस्मा इस हकीकत से कतई लाइम थी कि असद भी जो किसी काम से कराची आया हुआ था, यहाँ मौजूद था। माँ को एक अजनबी के साथ बीवी की हैसियत में देखकर असद के अंदर जैसे सद सी लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ अस्मा का दिल भी उछलकर हलक में आ गया था। क़यामत की तबाही वो अपने गिर्द महसूस करने लगी थी। इसने खौफजदा नज़रों से चारों की तरफ देखा। सामने ही रास्ता बेगम और हसन भाई आ रहे थे। असद हैरत से माँ के चेहरे की बदलती रंगत देख रहा था। वो माँ की तरफ बढ़ा, जो खौफजदा नज़रों से शोहर को देख रही थी। वही जो असद को देखते ही पहचान गया था कि यह असद ही हो सकता है। इसके अम्मी कहने पर वो इसकी तरफ बढ़ा और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हारे इनको अम्मी कहने से तुम्हारी हैसियत तो मुझ पर वाज़िया हो गई। तुम्हारी हैसियत से तो खैर मैं बहुत पहले से वाकिफ़ हूँ, मशकूक तो मेरी हैसियत है। मुझे वहीद कहते हैं, अब्दुल वहीद। अस्मा, आपका बेटा तो माशाल्लाह काबिल फ़ख्र है। आपकी उम्र भर की मेहनत इसकी पेशानी से आया है। अस्मा का दिल मुट्ठी में आ गया, मगर असद को वहीद का अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था। राजदा बेगम और हसन ने भी एक दूसरे को देखा। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे आपके तारुफ से ज़्यादा आपकी हैसियत में दिलचस्पी है। असद को अजीब सी घबराहट हो रही थी। इसकी माँ की हैसियत मशकूक हो रही थी और ये वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे अपनी माँ से इश्क था। मेरी हैसियत की वजाहत तो बेटा आपकी अम्मी ही करेंगी, जो कि इनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, मगर इनके पेश नज़र क्या मसलहत थी ये वो ही बता सकती हैं। इनसे पूछिए मैं कौन हूँ। आज तो वहीद के तेवर खासे कड़े लग रहे थे। अस्मा जिस घड़ी से बच रही थी वो इसके रूबरू थी। असद की अलग हालत गैर हो रही थी। अम्मी, क्या मजाक है ये? आप खामोश क्यों हैं? और ये साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मामू जान, आप लोग ही बताएं, मेरा दम घुट जाएगा प्लीज़। ये वही साहब हैं जो तुम्हारे वालिद की जगह हैं। हमने अस्मा की शादी इस वक्त कर दी थी जब तुम 4-5 साल के थे, और एहसन साहब ने हिम्मत करके बता ही दिया। नहीं, ये झूठ है। कह दें अम्मी कि ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मेरी अम्मी मेरे साथ इतना भयानक खेल कैसे खेल सकती हैं? है ना, ये सब मजाक है ना? इसकी हालत बिल्कुल पागलों की सी हो रही थी। वो माँ को शानों से थामे झंझोड़ कर पूछ रहा था। वो बेजुबान बुत की तरह चुप खड़ी साकित नज़रों से इसे देख रही थी। असद, असद बेटा, इसमें इस कदर जज्बाती होने वाली क्या बात है? वो जवानी में बेवा हो गई थी, निकाह सानी इसका हक था। राजदा को अस्मा पर तरस आ रहा था, इसने इसका दिफा किया। हाँ तो इस्तेमाल करती हैं अपना हक, मगर मुझसे ये सब क्यों छुपाया गया? मुझसे कहा कि जॉब करती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। मैं इस गम में घुलता रहा कि मेरी माँ मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दे रही है, मेहनत कर रही है, इतनी महंगी तालीम दिलवा रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, मगर उफ मेरे खुदा, ये सब क्यों हो गया? अम्मी, खुदा की कसम, मैं आपको बहुत बुलंदी पर देखता था, मगर आप असद के लिए ये इंकशाफ इसकी गैरत पर बहुत बड़ा ताज़ियाना था। अस्मा बेगम, तुम सब कुछ हार गई। बेटे की मोहब्बत, मेरा एतमाद, सब कुछ हार गई हो। वहीद के अंदर भी जो तूफ़ान मौजन थे वो फट पड़े। वो अस्मा के करीब आकर धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला, शायद मकाफ़ात अमल किसी ऐसी ही घड़ी को कहते हैं। अस्मा के बदन में लहू मंजमद हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आता अस्मा बेगम कि मैं तुम्हारी होशियारी की, तुम्हारी कारकर्दगी की दाद तुम्हें किस तरह दूँ। तुम्हारी जहानत, तुम्हारी काबिलियत को क्या एजाज़ पेश करूँ? किस खूबसूरती से तुमने एक सौतेली माँ, एक दूसरी बीवी का किरदार अदा किया है। वाह, क्या बात है तुम्हारी। वहीद का एक एक लफ्ज़ जहर में बुझा तीर था। हुआ ये था कि आते ही इसकी पड़ोसन खाला ने, जो अस्मा की तमाम अय्यारियाँ जानती थी, वहीद को बता दी थीं।
वो बड़ी मुश्किल से जब्त किए किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था जब असद और उसके घर वाले मौजूद हों और वो इसकी दोहरी शख्सियत को बेनकाब करे। वहीद साहब, आप ज़रा तहम्मुल से काम लें। हसन ने अपनी ख़तावार बहन का बहुत कमज़ोर सा दिफा किया, मगर वहीद का जवाबी हमला बड़ा कड़ा था। तहम्मुल? हाँ, क्या बात की है आपने हसन साहब? भाई हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं। और साहब, मैं तो 22 साल से किए गए एतमाद के हाथों लुट चुका हूँ, जो बाहर बच्चों से दूर सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा था कि मेरे बच्चे ऐश से ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बच्चों को ये कहा जाता रहा कि तुम लोगों का बाप बड़ी मुश्किल से पैसे भेजता है, इनको तंग रखा और अपने बेटे को ऐश कराए। मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल की ख्वाहिश की, जिसको रद्द कर दिया गया और अपने बेटे को गाड़ी खरीद कर दी गई। मेरी मासूम माजूर बच्ची की मजदूरी को इस्तेमाल करते हुए इसकी शादी का शोशा छोड़ा, लाखों रुपए मंगवाए और अपने बेटे को आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया गया और ड्रामा चोरी का रचा दिया। और इन तमाम नवाजिशों का सेहरा अपने भाई के सर बांधा जाता रहा और बेटा बेचारा भी लाइल्मी में माँ के एहसानात के नीचे दबता चला गया कि मेरी माँ मेहनत करके जॉब करके मुझे आला तालीम दिलवा रही है। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा अस्मा बेगम, तो मेरे एतमाद की, मेरे बच्चों के हकूक़ की कातिल हो। असल नुकसान तो वहीद का हुआ था। वो बोल रहा था तो असद का जी चाह रहा था काश ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इतनी ज़िल्लत, इतनी तज़लील और ये एहसास कि वो अपने सुतीले बाप की कमाई से पलता रहा, इसके बेगुनाह बच्चों के हकूक़ पर काबिज़ रहा। इसके दिमाग की रगें फटने लगीं, अंदर तूफ़ान उठ रहे थे। एक गुबार सा इसके दिमाग को चढ़ा। वो चीख पड़ा, नहीं, क्यों हुआ ऐसा? काश मैं मर जाता इन हक़ाइक़ के बेनकाब होने से पहले। और फिर गुस्से और जज्बात में असद ने शीशे की दीवार पर ज़ोर से मुक्का मारा। शीशा बिखर गया और इसका हाथ लहूलुहान हो गया। अस्मा जैसे गहरी नींद से जागी, तड़प कर इसकी तरफ बढ़ी। असद, मेरे बच्चे, छोड़ तो नहीं आई? प्लीज़ प्लीज़ अम्मी, मेरे करीब मत आइएगा। ये ज़ख्म कोई हैसियत नहीं रखते इन ज़ख्मों के सामने जो आपने लगाए हैं। क्यों किया अम्मी आपने ऐसा? मेरे मुस्तकबिल, मेरी खुशियों की बुनियाद आपने झूठ पर क्यों रखी? घिन आ रही है मुझे अपने वजूद से अम्मी। इससे कहीं बेहतर था अम्मी आप मुझे किसी यतीम खाने में दाखिल करवा देती। अगर वहीद साहब ने मुझे कबूल नहीं किया था तो आपने खाला मामू के टुकड़ों पर पलने दिया होता, तो सिर्फ यही एहसास होता मुझे कि मैं दूसरों के टुकड़ों पर पला हूँ। यह एहसास तो न डसता कि मैं दूसरों के हकूक़ पर डाका डालकर एक कामयाब इंसान बना हूँ। काश अम्मी आपने ऐसा न किया होता, काश। वो बेबसी के एहसास से चूर बोले चला गया। असद बेटा, होता है ऐसा भी ज़िंदगी में। तुम अब अपनी माँ को क्यों कह रहे हो? ज़रा सोचो तो, इसने जो भी किया तुम्हारी खातिर किया। इसको शादी का कोई अरमान नहीं था, इससे महज तुम्हारी खातिर दूसरी शादी की, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। हाँ बेटे के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इसने एक साबे हैसियत बंदे से शादी की और फिर इस शादी को बेटे से खुफिया रखकर इस शादी के फ़वाइद इसे पहुँचाए जाते रहे। अस्मा, मैं तो तुम्हें समझ नहीं पाया। मेरे मासूम बच्चों को भी बेवकूफ़ बनाए रखा। क्या चीज़ हो तुम? राजदा की बात काट कर वहीद ने ज़हर खान लहजे में कहा, तो अस्मा इसके कदमों में गिर गई। वहीद, मैं आपकी मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वहीद कुछ देर कदमों में गिरी अस्मा को देखता रहा, फिर इसे शानों से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया। तुम अगर मेरे वजूद की कातिल होती तो कोई बात नहीं थी अस्मा बेगम, तुम तो मेरे एतमाद, मेरे रूह की कातिल हो। तुम्हें खुदा सज़ा देगा। मैं तुमको इस उम्र में तलाक नहीं दूंगा, लेकिन खुदा के लिए आज के बाद मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में दोबारा ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा। शिद्दत, गमों, गुस्से और जज्बात से वहीद का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो अस्मा को झटकता हुआ आगे बढ़ गया। अम्मी, माएँ तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, आपने मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए आपने शादी की, इसे मुझसे छुपाया और सौतेले बाप की कमाई को अपनी मेहनत का नाम देकर मुझ पर खर्च करती रहीं। मगर शायद आप नहीं जानती थी कि मांगे की रोशनी इतनी पायदार नहीं होती अम्मी। बहुत बुलंदी से गिरी हैं आप। मैं तो आपकी औलाद हूँ, क्या कह सकता हूँ आपको? असद लुटा लुटा सा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अस्मा तड़प कर आगे बढ़ी। कहाँ जा रहे हो असद? मेरी जान, मुझे छोड़कर ना जाओ मेरे चांद। वो बिलबिलाई। रोहेल और सदफ को ज़िंदगी की इतनी तल्ख हकीकत ने तोड़कर रख दिया था। दोनों बिखर कर रह गए थे। असद इन तीनों के सामने हाथ बांधे खड़ा माफ़ी मांग रहा था। मैं ना इस काबिल हूँ और ना मेरे पास माजरत के लिए अल्फाज हैं, मगर खुदाए ला शरीक की कसम मैं बेखबर था, वरना ऐसा हरगिज़ ना होता। असद बेटे, कैसी बातें करते हो? तुम्हारा तो इसमें कतई कोई कसूर नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वहीद ने आला ज़र्फ़ी का सबूत देते हुए असद को गले से लगा लिया। सारा कसूर ही मेरा है सर, मेरी ही वजह से मेरी माँ ने ये सब किया है। अरे नहीं असद बेटा, इस सारे बिगाड़ की इब्तिदा असल में मेरी तरफ से हुई। मैं अगर ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए इसे इजाज़त दे देता कि वो मेरे बच्चों के साथ तुम्हें भी रख ले और सारे बच्चों की एक जैसी तालीम व तरबियत करे, तो शायद इसे चोर दरवाजे इस्तेमाल ना करने पड़ते। मगर मैं भी अपने बच्चों की खातिर खुद गर्ज हो गया था। वो तो फिर माँ थी, वो जो कर सकती थी इसने किया। बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ना मैंने अच्छा किया था और ना आसमा ने अच्छा किया है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम तीनों की तालीम व तरबियत बहुत अच्छी हुई है। गुबार छूट गया तो वहीद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया।
रोहेल बाखुदा, मुझे कतई मालूम नहीं था कि तुम और हाला मंगेतर भी हो। महज इत्तेफाक है कि मैं बेखबरी में इसकी तमन्ना कर बैठा, और अम्मी ने यहाँ भी तुम्हारे हक पर डाका डालकर यह खुशी मेरे नाम करनी चाहिए। मगर कोई बात नहीं, कोई महरूमी तो मेरे नाम भी होनी चाहिए ना। हाला तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। असद, कैसी बातें करते हो तुम? जैसे भाई के लिए तो हर किस्म की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन कितने दुख की बात है कि जिसके तवस्सुत से हम भाई हैं वो पुल टूट चुका है। असद, मेरे भाई। रोहेल और असद बगलगीर हो गए। दोनों के खामोश आंसू एक दूसरे के कॉलर में जज्ब हो गए। भाई सदफ बेटी, हमारा असद बेटा आया हुआ है, अच्छी सी चाय पिलाओ। जी अबू। सदफ आंसू साफ करती उठने लगी तो एकदम लड़खड़ा गई। असद ने बर्क रफ्तारी से बढ़कर इसे थाम लिया। एक लम्हे के लिए सदफ के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। वो संभल कर जल्दी से बाहर निकल गई। असद कुछ देर टहलता रहा। वो जो कहना चाहता था इसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे शायद। फिर वो वहीद के पैरों में बैठ गया। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ कहो बेटे। वहीद का ख्याल था कि शायद वो अस्मा के लिए माफ़ी तलब करेगा। मैं सदफ का साथ चाहता हूँ, वो रुक रुक कर बोला। ये बात अम्मी को करना चाहिए थी, लेकिन मैं जानता हूँ अम्मी इसके लिए राज़ी ना होंगी। क्या? वहीद हैरत से इसे देखने लगा। ये माँ की किसी गलती का खमियाजा है और ना ही कोई एहसान, बल्कि ये सिर्फ एहसास है इस खुशी की चमक का। जब मैंने गिरती हुई सदफ को सहारा दिया तो इसकी आंखों में अजीब सी खुशी की चमक गूंदी है। मैं इस चमक को दायमी देखना चाहता हूँ। मेरा खुदा मुझे साबित कदम रखे बेटा। मगर सदफ तो। वहीद को यकीन नहीं आ रहा था। माँ के एतमाद से अगर आपने धोखा खाया है तो आपका इज्तनाब बजा है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद करके देखिए, इंशाल्लाह मायूस ना होंगे। बेटे, मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए? खुदा तुम लोगों को खुश रखे। और फिर इसी शाम सादगी से असद और सदफ का निकाह हो गया। आज अस्मा अपना सब कुछ हार गई। वो बेटा जिसकी हवाओं की भी नज़र उतारती रही, जिसके लिए इसे कोई लड़की पसंद न आती थी, आज इसकी नापसंदीदा सौतेली बेटी सदफ को दुल्हन बनाकर ले गया था। सबकी ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी थी। किसी ने सोचा न था कि ऐसा होगा। इतने से अरसे में अस्मा हड्डियों का ढांचा हो गई थी। इस वक्त असर की नमाज के बाद नीम मुर्दा सी पड़ी थी कि असद सदफ के साथ आ गया। कितनी बेजोड़ जोड़ी थी, पहलुए हूर में लंगूर वाली जोड़ी। अस्मा का जी चाहा सदफ का गला दबा दे, जो अपनी किस्मत पर किस कदर खुश थी। एक आइडियल मर्द के पहलू में खड़ी थी। असद कुछ देर माँ को देखता रहा, दिल कटता रहा। इसे तो इश्क था अपनी माँ से, मगर ये सब क्या हो गया था? अम्मी, मैं आपका गुनहगार हूँ, आपके एहसानात का बदला नहीं दे सकता। बहरहाल आपको ऐबदार लड़कियों से खासकर सदफ से नफरत थी ना। मैंने इसे अपना शरीक हयात बना लिया है, और ना चाहते हुए भी मुझे मुल्क छोड़कर अमेरिका जाना पड़ रहा है। मैं और सदफ अमेरिका सेटल हो रहे हैं। इन दोनों ने झुककर अस्मा के पाँव छुए और साथ चलते हुए धुन में गुम होते चले गए। कितनी बुरी लग रही थी सदफ इसके खूबरू बेटे के साथ चलती। इसकी जुदाई, इसकी सदफ के साथ शादी, शायद यही सज़ा इसके लिए काफ़ी थी कि वो ना जी सकती थी और ना मर सकती थी। वो वहीद के घर में रह रही थी, लेकिन इसके दिल में अपना मकाम खो चुकी थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।